अस्सलामुअलैकुम। बेटा आज की अपनी क्लास को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। बस आज की हमारी क्लास सीक्वेंस सीरीज के मोस्ट प्रोबेबली सेकंड लास्ट और लास्ट लेक्चर के ऊपर होगी। इससे पहले जो हमने क्लासेस डिस्कस करी उसमें हमने बाकी तमाम कॉन्सेप्ट को डिस्कस करा, जिसमें एपी हमारे पास आता है और जीपी हमारे पास आता है। हम एपी और जीपी को अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, मेरे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है दैट इज बेसिकली नोन एज द एचपी एज वेल। हम आज की क्लास में सबसे पहले एचपी से अपनी बात का आगाज कर लेते हैं। इसको हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं, सही है ना, ताकि फिर हम मीन के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर मूव कर सकें। तो भैया आज की क्लास कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग? हार्मोनिक प्रोग्रेशन से। इसको उर्फे आम के अंदर क्या कहा जाता है? एचपी भी कहा जाता है। देखो, एक चीज हमेशा अपने जहन में रखिएगा कि एचपी का अपना कोई बजाते खुद फॉर्मूला नहीं होता। एचपी बेसिकली क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है एपी का। यानी कि एचपी जो है हमारे पास क्या कहलाता है? एचपी बेसिकली क्या है? मेरे पास एक रेसिप्रोकल है। किसका रेसिप्रोकल है मेरा प्यारा बेटा? एपी का। यानी कि एचपी क्या है? बेसिकली हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का रेसिप्रोकल है। सही है ना भैया? बहुत से लोग एचपी का एक फॉर्मूला बोलते हैं आपको, कुछ किताबों के अंदर आपको एचपी के जनरल टर्म का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा कि टी एन इज इक्वल टू 1/a+n-1 * d। भाई ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किसका है? ये एपी का ही फॉर्मूला है, जिसको इन्होंने उल्टा करके लिखा हुआ होता है। तो आप इस फॉर्मूले को अपने जहन में लिख सकते हो, मगर इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कोई भी, सही है ना। ये फॉर्मूला कुछ किताबों के अंदर एचपी की जनरल टर्म का फॉर्मूला कहलाता है, मगर बजाते खुद ये फॉर्मूला है क्या चीज? भाई ये एपी का ही फॉर्मूला है, जिसको इन्होंने उल्टा करके लिखा हुआ है। तो एचपी बेसिकली होता क्या है? देखो, एचपी क्या है? रेसिप्रोकल है एपी। जो एपी को अगर मैं उल्टा कर दूं तो उल्टा फॉर्म जो एपी की होती है ना, वो क्या कहलाएगी? एचपी कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कहता हूं कि यार मेरे पास एक ट्रम है। लेट सपोज यहां पर मैं आपके सामने अगर मैं लिख के दिखाऊं आपको कि भाई मेरे पास है, फॉर एग्जाम्पल इधर ए आ रहा है। क्या आ रहा है मेरे पास? सिंपल तरीके से एक ए आ रहा है। एक मेरे पास, मैं आपसे इधर दिखा देता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ए है और ए प्लस का डी है और ए प्लस का 2d है। सही है ना? इस तरीके से लेट सपोज कहां तक ये बात जा रही है? ये जा रही है ए प्लस के n-1 * d तक। तो भाई ये जो मैंने आपके सामने सीक्वेंस लिखा है, सीक्वेंस किसका है? ये एपी का सीक्वेंस आ रहा है ना भाई? ये कौन सा सीक्वेंस आ रहा है? एपी का सीक्वेंस आ रहा है। तो एचपी क्या होता है? एचपी होता है रेसिप्रोकेटेड फॉर्म ऑफ एन एपी। यानी कि एचपी क्या है भाई? अगर मैं एपी को अपने उल्टा कर दूं तो क्या बन जाएगा? एचपी बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 1/a+d। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/a+2d। यहाँ पर क्या हो जाएगा आगे? सिंपल तरीके से 1/a+n-1 * d। तो ये जो आपके पास सीक्वेंस आ रहा है, सीरीज जो फॉर्म होगी कल को, क्या कहलाएगी? एचपी की फॉर्म हो रही होगी। तो भाई हार्मोनिक प्रोग्रेशन बेसिकली क्या होता है? रेसिप्रोकल है किसका? एपी का। अब देखो, लेट सपोज मेरे पास क्वेश्चन आता है। बहुत सारे क्वेश्चन एचपी के अक्सर पेपर में आते हैं। ये जो क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूं मेरा बेटा, ये नस्ट में भी आपको मिलेगा। ये क्वेश्चन आपको एनईडी के अंदर भी मिलेगा। ये क्वेश्चन आपको आईबी और फास्ट के अंदर भी मिलेगा। सही है ना? सीक्वेंस सीरीज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको हर यूनिवर्सिटी के अंदर आएगा, चाहे वो बीबीए की यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो सीएस की यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी हो। हर यूनिवर्सिटी के अंदर आएगा। लेट सपोज एक क्वेश्चन है, एग्जामिनर कहता है if first two terms of an HP, 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 if first two terms of an HP is 1/3 and 1/7, if first two terms of an HP is 1/3 and 1/7, फाइंड दी सेवेंथ टर्म। एग्जामिनर क्या कह रहा है? आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करनी है सेवेंथ टर्म को। अच्छा भाई, आपको क्या चीज फाइंड करनी है मेरा प्यारा बेटा? यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द सेवंथ टर्म। एग्जामिनर कहता है कि भैया तुम्हारे पास एचपी के अंदर दो टर्म्स आ रही हैं। एक टर्म है 1/3 और एक टर्म क्या है? 1/7। एग्जामिनर कहता है सेवंथ टर्म की वैल्यू को फाइंड करके बताओ। अब ऐसे क्वेश्चन अक्सर पेपर में आ जाते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे? देखो भैया, हमेशा याद रखो, कभी भी एचपी का क्वेश्चन आ जाए तो एचपी के क्वेश्चंस की एक स्ट्रेटेजी होती है। एचपी का कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो एचपी के क्वेश्चन को सबसे पहले एपी के अंदर कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? एपी के अंदर। फिर एपी के ही फॉर्मूलाज को यूज करोगे। किसको यूज करोगे? एपी के ही फॉर्मूलाज को यूज करोगे और एपी के फॉर्मूलाज को यूज करके रिजल्ट को निकाल लोगे। मगर जाहिर सी बात है, ये जो रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट किसके अंदर होगा? एपी के अंदर होगा, क्योंकि तुमने एपी के फॉर्मूलाज को यूज करा और एपी में कन्वर्ट करवाया था। तो वापस इस रिजल्ट को हम क्या करवा देते हैं? कन्वर्ट बैक करवा देते हैं। किसमें कन्वर्ट करवा देते हैं? एचपी के अंदर। ये पूरी स्ट्रेटेजी होती है सिर्फ और सिर्फ एचपी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। बड़ी सिंपल सी स्ट्रेटेजी है कि भाई देखो, मुझसे एग्जामिनर यहाँ पे क्या कह रहा है?
एग्जामिनर कह रहा है यार एचपी के अंदर दो टर्म्स हैं, फर्स्ट टू टर्म्स, यानी कि एचपी के अंदर मेरे पास दो टर्म्स आ रही हैं। एक मेरे पास आ रही है ए वन यानी कि टी1 किसके बराबर आ रही है, 1/3 के बराबर आ रही है। और एक मेरे पास आ रही है ए2 यानी कि टी2 किसके बराबर, 1/7 के बराबर। सही है ना भैया। जो फर्स्ट टर्म होती है उसको आप ए भी कहते हो, तो यानी कि आपको एचपी के अंदर ए की वैल्यू गिवन है किसके बराबर, 1/3 के बराबर, और ए2 की वैल्यू गिवन है 1/7। ये किसके अंदर चीजें गिवन है, एचपी के अंदर। हमें ये बात मालूम है कि एचपी का अपना कोई फॉर्मूला नहीं होता, बल्कि एचपी क्या है, रेसिप्रोकल है एपी का। तो हम सिंपल तरीके से क्या करेंगे भैया, इन टर्म्स को एपी में कन्वर्ट करवा लेंगे। कैसे कन्वर्ट करवाओगे, क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल तरीके से T1 = 3, यानी कि आपके पास A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A1 T1 बात एक ही होती है, मैं बहुत दफा रिपीट कर चुका हूँ भाई, डिफरेंट किताबों के अंदर इसको A1 कहा जाता है, कुछ किताबों में T1 कहा जाता है, बात एक ही है। और मेरे पास T2 या A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, A2 या फिर T2 की वैल्यू आ जाएगी 7 के बराबर। ये किसके अंदर आ गई, एपी के अंदर कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया, एपी में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ही आसान काम हो जाएगा। अब सॉल्व करना बच्चों वाला काम हो जाएगा भैया। कैसे, कि भाई मुझे मालूम है ए की वैल्यू क्या गिवन है, 3 के बराबर। T2 यानी कि A2 किसके बराबर होता है, इसका फॉर्मूला होगा सिंपल तरीके से A प्लस डी आ गया 7 के बराबर। तो A की वैल्यू को उठा के यहाँ पे प्लॉट कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल तरीके से 3 प्लस का D इक्वल टू के बाद 7। तो आपके पास D की वैल्यू क्या आ गई, 7 में से 3 जाएगा, 7 में से 3 निकालोगे क्या बचेगा भैया, 7 में से अगर 3 जाएगा तो जाहिर सी बात है 4 बच जाएगा, है ना भैया। तो आपके पास डी की वैल्यू भी आ गई। आपसे एग्जामिनर कह रहा था T7 की वैल्यू बताओ, तो T7 क्या होगा, किसके बराबर होगा, A+6D के बराबर होगा। तो भैया A की वैल्यू क्या है, 3 के बराबर, 6 का 6 एज इट इज, D की वैल्यू क्या है, 4 के बराबर। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 6 4 मेरे पास क्या हो जाएगा भैया, 4 × 6 24, 24 प्लस का 3 किसके बराबर आ जाएगा, 27 के बराबर आ जाएगा, 27 के बराबर आ गया। तो T7 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 27 के बराबर आ गई। सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया। मगर बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, ऑप्शन में इस आंसर को मार्क करके आ जाएंगे। हालांकि भाई ये बात अभी बताई मैंने कि ये आंसर किस में आया है, एपी में आया है। हमें क्वेश्चन किस में सॉल्व करना है, एचपी के अंदर। तो मेरा बेटा एचपी में सॉल्व कैसे करेंगे, इसको रेसिप्रोकेट बैक करवाएंगे। क्या करवाएंगे, इसको रेसिप्रोकेट बैक करवाएंगे। तो T7 की वैल्यू एचपी में क्या हो जाएगी, 1/27 के बराबर। तो ये 27 जो आया था ये एपी के अंदर आंसर आया था, हमने क्या करना है, इसको वहां पर रेसिप्रोकेट भी करवा दिया। रेसिप्रोकेट यानी कि उल्टा करवा दिया। सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया, आंसर आ गया भैया। मुझे बताइए इसमें क्या मसले की बात है, बताइए क्या प्रॉब्लम की बात है, क्या परेशानी की बात है, बताओ भाई, बात पल्ले पड़ती है नहीं पड़ती। सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, देखो क्या स्ट्रेटेजी होती है, एचपी का कभी भी क्वेश्चन आए, एचपी के अंदर याद रखिएगा, एचपी का अपना कोई फॉर्मूला नहीं है सिवाय एक के, हार्मोनिक मीन के अलावा एचपी का अपना कोई फॉर्मूला ही एग्जिस्ट नहीं करता। तो भाई हार्मोनिक मीन के अलावा कभी भी एचपी का कोई क्वेश्चन एग्जिस्ट करेगा तो हम क्या करते हैं, हम एचपी को कन्वर्ट बैक करवाते हैं। कैसे कन्वर्ट बैक करवाते हैं कि हम एचपी को पहले कन्वर्ट करते हैं एपी के अंदर, वहां पे एपी के फॉर्मुलाज के ऊपर सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाता है तो उस आंसर को वापस रेसिप्रोकेट बैक करवा देते हैं एचपी के ऊपर। सिंपल स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो एक क्वेश्चन देखेंगे बात समझने के लिए। एक क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चंस का पेयर होता है। अब जो क्वेश्चन करवाने वाला हूं ये दो क्वेश्चंस का पेयर होता है, ये आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के पेपर में मिलेगा। नस्ट में भी आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, आईबी में भी मिलेगा, एनईडी के अंदर भी मिलेगा, फास्ट में भी आपको मिलेगा बेतहाशा। वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चंस का पेयर है। क्या कहता है एग्जामिनर, एग्जामिनर कह रहा है इफ पीटीएच टर्म, जरा बात समझिएगा। अक्सर एग्जामिनर ये वाला क्वेश्चन देता है, ये क्वेश्चन बेतहाशा आपको मिलेगा बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि वेरिएबल बेस्ड डेटा है। इफ पीटीएच टर्म ऑफ एन एचपी, इफ पीटीएच टर्म ऑफ एन एचपी इज क्यू, इफ पीटीएच टर्म ऑफ एन एचपी इज क्यू, एंड QTH term and QTH term, if PTH term of an HP is Q and QTH term is P and QTH term is P, find P प्लस QTH टर्म। तो जल्दी से जरा बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। भाई देखो मेरे पढ़ाने का तरीका सिंपल है, एक क्वेश्चन अगर मैंने करवाया तो मैं एक क्वेश्चन के लिए आपके जहन को जंग लगने नहीं दूंगा, आपको चाहूंगा कि भाई आप भी बैठ के सॉल्व करो। मुझे बताओ भाई कैसे सॉल्व कर रहे होंगे, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। एग्जामिनर क्या कह रहा है, इफ पीटीएच टर्म ऑफ एन एचपी इज क्यू एंड क्यूटीएच टर्म ऑफ एन एचपी इज पी, फाइंड द पी प्लस क्यूटीएच टर्म। एग्जामिनर सिंपल सी बात कर रहा है, देखो क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता कोई मसले की बात नहीं है, मैथ्स में नालायक को कोई इशू की बात नहीं है, एटलीस्ट डेटा तो पिक करो पहले क्या लिखा हुआ है। भाई इंतहाई नालायक है वो बच्चा जो क्वेश्चन को देखते ही कहते सॉल्व नहीं हो सकता। भाई सॉल्व करने की ट्राई करनी पड़ती है। कैसे, कि देखो पीटीएच टर्म ऑफ एन एचपी क्या गिवन है, क्यू के बराबर, यानी कि टीपी की वैल्यू किसके बराबर गिवन है, क्यू के। इसको टीपी भी कह लो या इसको एपी कह लो, बात एक ही होती है, दोनों एक ही चीजें हैं। इसी तरीके से आगे एग्जामिनर क्या कह रहा है, कहता है जो टी क्यू एच वैल्यू है तुम्हारे पास,
वो किसके बराबर है, पी के बराबर है। यानी कि तुम्हें एक डेटा बेसिकली इस तरह का गिवन है कि भाई जो पीटीएच टर्म है वो क्यू के बराबर है और क्यूटीएच टर्म है वो पी के बराबर है। आपको ये डेटा गिवन है। एग्जामिनर ने आपसे मांगा हुआ क्या है, एग्जामिनर आपसे मांग रहा है टी पी प्लस क्यूटीएच टर्म का, बताओ आंसर क्या होगा। सही है ना। अब जरा सोच के बताओ कैसे सॉल्व कर रहे होंगे, जल्दी से शाबाश। तमाम बच्चों से आंसर चाहिए। अच्छा भाई इधर देख लो कैसे सॉल्व करेंगे। भाई आपको जो ये क्वेश्चन गिवन है बेटा, ये क्वेश्चन किस चीज में गिवन है, ये क्वेश्चन आपको एचपी में गिवन है। आपने सबसे पहले क्या काम करना है, इस क्वेश्चन को एपी में कन्वर्ट करना है भैया। तो एपी में क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा टीपी इज इक्वल टू 1/क्यू। सही है ना। और यहाँ पे टी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी क्यू की वैल्यू आ जाएगी 1/पी के बराबर। एक तो हमारे बहुत सारे बच्चे इतने फनकार थे, डायरेक्टली उन्होंने आंसर बोल दिया जीरो होगा। भाई वो जो थ्योरम मैंने आपको पढ़ाया है वो थ्योरम एपी का थ्योरम होता है भाई, एपी का थ्योरम होता है, ये एचपी में डेटा गिवन है। तो एचपी में अगर डेटा गिवन है तो इसको पहले एपी में कन्वर्ट करवाओगे। एबी में कन्वर्ट करवा कर डेटा आपका ये बन रहा है। सही है ना। अब यहाँ पे थ्योरम नहीं अप्लाई कर सकते, सिंपलीफाई करना पड़ेगा। कैसे कि सबसे पहले आप क्या निकालना चाहते हो, देखो आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है टीपी प्लस क्यू टर्म। क्या फाइंड करना है, टीपी प्लस क्यू टर्म। तो इसको जरा ओपन करो, इसको ओपन करोगे तो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, मैंने आपको क्या बताया था भाई, जनरल टर्म फॉर्मूला। इसका जरा ओपन करो, क्या बन जाएगा, ए का ए यहां पर आ गया, आगे क्या होगा भैया, आगे आ जाएगा प्लस का साइन, आगे क्या आ जाएगा, सिंपल एन माइनस का 1 × डी। और यहाँ पे एन की वैल्यू किसके बराबर है, पी प्लस क्यू के बराबर है। एन की वैल्यू क्या है, पी प्लस क्यू के बराबर है, माइनस का 1 × डी। यानी कि भाई तुमने इस वैल्यू को फाइंड करना है, इसका तुम्हें आंसर निकालना है। ये मैंने आपको खाली खोल के इसलिए दिखाया कि भाई आपको टर्म पी प्लस क्यू की वैल्यू को फाइंड करना है। कैसे फाइंड करूंगा भाई, सबसे पहले मैं कॉमन डिफरेंस निकाल लूंगा। कॉमन डिफरेंस क्या कैसे निकालते हैं, मैंने आप तमाम लोगों को एक शॉर्टकट सिखाया था कॉमन डिफरेंस निकालने का। क्या शॉर्टकट होता है कि भाई इनमें से किसी भी एक टर्म को आपने पहले ऊपर लिख देना है। तो लेट सपोज मैंने कह दिया टीपी माइनस का टी क्यू कर दिया ऊपर। सही है ना भैया। तो फिर पी वाली टर्म का जो एन है वो आ जाएगा, क्यू टी एच टर्म का जो एन है वो आ जाएगा, सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा। अब टीपी की देखो वैल्यू क्या है, टीपी की वैल्यू है 1/क्यू। टीपी की वैल्यू क्या है मेरे पास, टी क्यू की वैल्यू है 1/पी के बराबर। और नीचे क्या है, पी माइनस क्यू का पी माइनस क्यू। सिंप्लीफिकेशन कैसे करोगे, एलसीएम ले लिया जाएगा। भाई ये स्ट्रेटेजी पूरी बता चुका हूँ, कॉमन डिफरेंस लेने का शॉर्टकट फॉर्मूला लास्ट के 2 लेक्चर से आपको सिखा रहा हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है इसके अंदर कि अगर आपको कभी भी 2 टर्म्स गिवन हो तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है। सही है ना भैया। तो सिंप्लीफाई कर दो इसको, अब क्या बन जाएगा, इधर एलसीएम ले लूंगा तो ऊपर बन गया क्यूपी, ये पी माइनस का क्यू हो जाएगा ऊपर, और नीचे सिंपल पी माइनस का क्यू, एडिटिस का एडिटिस। इस पी माइनस क्यू के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है। मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट, एक से ज्यादा टर्म्स अगर डिवाइड हो रही हो सबसे नीचे वाली टर्म ऊपर जाके रेसिप्रोकेट होकर लिखी जाती है। तो भैया ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा पी माइनस का क्यू डिवाइडेड बाई क्यू पी मल्टीप्लाई बाय 1/पी माइनस का क्यू। तो इस पी माइनस क्यू से पी माइनस क्यू क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली क्या आंसर आ गया डी का, डी की वैल्यू आ गई 1/क्यू पी के बराबर। तो अगर कॉमन डिफरेंस सिंपल मांगा हुआ होता तो सिंपल आंसर क्या होता, 1/क्यू पी आ गया। हमें क्या निकालना है, हमें फाइंड करना है टी पी प्लस क्यू। मैंने आपको एक शॉर्टकट और पढ़ाया था एपी के अंदर कि भैया एपी के अंदर कभी भी अगर आपको एक अननोन टर्म को फाइंड करना है तो अननोन टर्म को कैसे निकालोगे, जो भी आपको 2 नोन टर्म्स गिवन है, जो भी आपको 2 नोन टर्म्स गिवन है उनमें से किसी भी एक को उठा के यहां पे लिख दो, प्लस का साइन लगाओ। फिर जो भी आपका जिसकी वैल्यू को फाइंड कर रहे हो, जिस टर्म की वैल्यू को फाइंड कर रहे हो उसका जो भी एन है उसको लिखो, और उसमें से उस एन को माइनस करवाओ जिसको यहां पे लिखा है। तो यहां पे किसको लिखा है हमने, टीपी को, इसका एन क्या है, पी के बराबर है, इनटू कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या था, 1/क्यूपी के बराबर था। सिंपल इज दैट। टीपी की वैल्यू क्या थी भाई, टीपी की वैल्यू क्या गिवन है, 1/क्यू के बराबर गिवन है, प्लस का एडिटिस। इस पी से पी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, क्यू का क्यू यहाँ पे बच गया, और इधर क्या है 1/क्यू पी, तो इस क्यू से क्यू भी कट जाएगा। तो फाइनली ये क्या आ गया, ये आ गया 1/क्यू प्लस का 1/पी। इसका भी एलसीएम अगर मैं ले लूं तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा क्यूपी का क्यूपी इंटू पी प्लस का क्यू। ये सिंपल तरीके से हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया किसका, टी पी प्लस क्यू का। मगर ये आंसर अभी किसके अंदर आ रहा है, ये आंसर मेरे पास आ रहा है एपी के अंदर। हमें तो एचपी में काम कर रहा था, हमें तो किसमें आंसर चाहिए, एचपी के अंदर। ये जो अभी आंसर आया ये किसके अंदर आया, एपी के अंदर। तो अगर मुझे एचपी के अंदर आंसर चाहिए होगा तो एचपी के अंदर आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे, एंड में इसको रेसिप्रोकेट करवा दिया जाएगा, तो मेरे पास फाइनली एचपी के अंदर भी आंसर आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। बेटा ये 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है जिसके ऊपर आपने इतना टाइम लगाया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था
कि भाई देखो तुम्हें एचपी के अंदर क्वेश्चन गिवन है, आपको एचपी के अंदर एक क्वेश्चन गिवन है, आपने क्या करना है उसको एपी में कन्वर्ट करवा लिया। मैंने क्या करा यहाँ पे सिंपल उसको एपी के अंदर कन्वर्ट करवा दिया। हमने क्या करा सिंपल उस एचपी के क्वेश्चन को एपी में कन्वर्ट करवा दिया, एपी के कॉन्सेप्ट को यूज करा, कॉमन डिफरेंस निकाला। कॉमन डिफरेंस निकालने की शॉर्टकट मैंने तमाम बच्चों को सिखाया हुआ, जो बच्चे लास्ट क्लासेस में मौजूद थे उनको शॉर्टकट आता है, जो बच्चे नहीं थे वो लास्ट क्लासेस को जाके लेंगे तो शॉर्टकट आ जाएगा, सही है ना भैया। तो हमने सिंपल तरीके से कॉमन डिफरेंस निकाल लिया। जब कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हमारे पास आ गई, सिंपल तरीके से मुझे जो टर्म नंबर फाइंड करना है उस टर्म के ऊपर चला गया। हमें कौन सी टर्म फाइंड करनी है, टीपी प्लस क्यू फाइंड करना है। तो इसका भी एक शॉर्टकट मैंने आपको सिखाया हुआ है कि भाई आपको कभी भी अननोन टर्म फाइंड करनी है और आपको दो नोन टर्म्स गिवन है, तो भैया जो भी आपको एक टर्म नोन गिवन है उसको यहाँ पे रखो। सिंपल तरीके से जिस टर्म को फाइंड कर रहे हो उसका एन पहले लिखो, उसमें से माइनस करवा दो उसके एन को जिसको आपने यहाँ पे रखा है, और बाहर डी का डी एज इट इज। सिंप्लीफिकेशन करी, सिंप्लीफिकेशन करके आपके पास एपी में सबसे पहले आंसर आ गया। एपी के आंसर को आपने रिवर्ट बैक करवा दिया, कन्वर्ट बैक करवा दिया किसके अंदर, एचपी के अंदर। इस तरीके से आपके पास एचपी के अंदर भी आंसर आ गया, क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। बताइए भैया क्या मसले की बात है, क्या प्रॉब्लम की बात है, क्या इशू की बात है, क्या मसले की बात है, क्या प्रॉब्लम की बात है, इसको एक दफा देख लीजिए मेरा प्यारा बेटा, फिर मुझे बताइए क्या मसला है के लिए। यानी कि तमाम बच्चों को बात पल्ले पड़ गई। तो चलो भाई अब एक और टेस्ट लेके चेक कर लेते हैं आपको आपको कितनी बात पल्ले पड़ गई। चलो मैं आपसे कहता हूं कि भैया मेरे पास क्या है। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि भैया इफ पीटीएच टर्म, इफ पीटीएच टर्म किसके बराबर है इन एन एचपी, ये बराबर है क्यू के, और जो मेरे पास ये क्यूटीएच टर्म है किसके बराबर है, ये बराबर है पी के, ये दोनों किसके अंदर है, एचपी के अंदर है। मगर अब जरा क्वेश्चन मेरा देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, मैं आपसे पूछना ये चाहता हूं, तो चलो जरा मुझे बताइए कि पी क्यू किसके बराबर होगा, यानी कि पी क्यू टी एच टर्म किसके बराबर होगी। क्या कहा मैंने, अब की बारी में आपसे क्या फाइंड करने को कह रहा हूं, पी क्यू टी एच टर्म किसके बराबर होगी। बेटा ये बड़े बेहतरीन क्वेश्चन है, पहले बता रहा हूं, ये क्वेश्चन आपकी सिंध बोर्ड की, पंजाब बोर्ड की, केपीके बोर्ड की फेडरल की किताबों के अंदर मौजूद है, और ये क्वेश्चन नस्ट में, फास्ट में, आईबीए में बेतहाशा आते हैं, एनईडी में बेतहाशा आते हैं। क्यों मैं कह रहा हूं ये बात, क्योंकि मेरा बेटा यहाँ पे याद रखिएगा, जब कभी डेटा वेरिएबल बेस्ड होता है ना, तो एग्जामिनर को मालूम होता है कि बच्चे के फंसने के चांसेस हैं, एग्जामिनर को पता होता है कि बच्चा फंसेगा। जब एग्जामिनर को मालूम है ना बच्चा फंसेगा जहां पे, वो क्वेश्चन लाजमी आता है, याद रखिएगा जुमले को, सही है ना। तो ये वेरिएबल बेस्ड डेटा जो है ना, इसमें बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है, तो एग्जामिनर जानबूझ के देता है। जल्दी से बताओ कैसे सॉल्व करेंगे, शाबाश। अच्छा तो बेटा कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, आइए देख लेते हैं। देखो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं अगर क्लास में वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देता हूँ तो भाई खाली मैं आपका ये चाहता हूँ कि आपका स्टेमिना इंक्रीज हो। मैं खाली क्या चाहता हूँ कि भाई आपका माइंड थोड़ा इंक्रीज हो। मैं चाहता हूँ कि भाई आपको क्वेश्चन देकर डर नहीं लगना चाहिए एटलीस्ट मैथ्स में, सही है ना। बाकी क्वेश्चन तो करवाना मैंने ही एट द एंड ऑफ द डे, मैं भी उसको सॉल्व भी करवाऊंगा। देखो सबसे पहले अगेन क्वेश्चन वो पिछला वाला ही है, मगर अब की बार ये फाइंड क्या करना है, हमें पी क्यू टी एच टर्म को फाइंड करना है। क्वेश्चन के अंदर आपको एचपी के अंदर देखो टीपी टर्म की वैल्यू गिवन है क्यू के बराबर, और टीक्यू टर्म की वैल्यू गिवन है पी के बराबर। ये किस में गिवन है, एचपी के अंदर। तो भैया एपी में क्या हो जाएगा, एपी के अंदर हमारे पास सिंपल सा काम हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया कि टीपी टर्म की वैल्यू आ जाएगी 1/क्यू के बराबर, और टीक्यू टर्म की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/पी के बराबर, सही है ना भैया। अगेन सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकाल लोगे। कॉमन डिफरेंस निकालने का शॉर्टकट मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है। क्या शॉर्टकट है कॉमन डिफरेंस निकालने का, कि भाई दोनों टर्म्स में से एक टर्म को ऊपर रख दिया आपने, उसमें से दूसरी वाली टर्म को माइनस करवा दिया, सही है। डिवीजन में जिस टर्म को पहले लिखा है उसका एन लिख दो, जिस टर्म को बाद में लिखा है उसका एन लिख दो। तो टीपी की वैल्यू किसके बराबर है, ये बराबर थी 1/क्यू के। टी क्यू की वैल्यू किसके बराबर है, 1/पी के। डिवीजन में क्या आ जाएगा, पी माइनस का क्यू आ गया। सिंप्लीफाई करवा दो तो क्या बन जाएगा, डिवीजन में पी माइनस का क्यू, ऊपर ये हो जाएगा क्यू पी का क्यू पी, और इधर हो जाएगा पी माइनस का क्यू। सिंपल एलसीएम ले लिया ना मेरा बेटा, इस पी माइनस क्यू से पी माइनस क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डायरेक्टली आपका वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/क्यू पी के बराबर। भाई मैंने डायरेक्टली इसलिए किया है क्योंकि मैं ऊपर इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन का हम ऊपर डी निकालना सीख चुके हैं। दैट्स द रीजन कि मैंने डायरेक्टली सिंप्लीफिकेशन कर दी। आप एक और स्टेप से करना चाहो इजीली कर सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है मेरा प्यारा बेटा, सही है ना। कैसे होगा भैया, ये नीचे वाला पी माइनस का क्यू ऊपर जाके डिवाइड हो जाएगा रेसिप्रोकेशन फॉर्म में, तो पी माइनस क्यू से पी माइनस क्यू जब कट जाएगा तो आंसर क्या आ गया, डी की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1/क्यूपी के बराबर। अब देखो आपको फाइंड क्या करना है, असल चीज क्या है, हमें इस चीज को देखना है कि हमें फाइंड क्या करना है। हमें फाइंड करना है टी पी क्यू, सही है ना भैया। तो अब देखो कैसे फाइंड करेंगे। हमें मालूम है कभी भी अगर मुझे अननोन वैल्यू को फाइंड करना हो और मुझे दो नोन वैल्यूज गिवन है, तो मैं क्या करूंगा, उन दोनों में से किसी भी एक नोन वैल्यू को उठा के यहां लिख दिया, प्लस का साइन लगाऊंगा, फिर जिसकी वैल्यू को, जिस टर्म को फाइंड कर रहा हूं उसका एन आ जाएगा पहले,
उसमें से माइनस करवा देंगे जिस पर्टिकुलर टर्म को यहां रखा था उसके एन से, और बाहर डी का डी, तो डी की वैल्यू क्या निकाली हम लोगों ने, क्यूपी के बराबर निकाली। सिंप्लीफाई करवा देंगे। भैया टीपी की वैल्यू क्या थी मेरे पास, टीपी की वैल्यू है मेरे पास 1/क्यू, प्लस का साइन, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे इसको, भैया ब्रैकेट ओपन होगा, ये 1/क्यूपी दोनों टर्म से जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा पी क्यू डिवाइडेड बाय क्यू पी। आगे क्या हो जाएगा, माइनस का पी डिवाइडेड बाय क्यू पी। सिंप्लीफाई कर दो मेरा बेटा, देखो इस पी से पी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, क्यू से क्यू भी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, इस पी से पी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बन गया, 1/क्यू का 1/क्यू प्लस का साइन, आगे इधर प्लस का 1 बच गया, और आगे क्या बचेगा, माइनस का 1/क्यू। तो देखो इस प्लस के 1/क्यू से नेगेटिव का 1/क्यू क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो खाली एक ही शहजादा बच गया, और ये शहजादा कौन सा है, 1 का, तो आंसर क्या आ गया, टी पी क्यू किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। तो आंसर क्या आ गया मेरे पास, सिंपल 1 के बराबर आ गया। क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। सही है ना भैया, क्वेश्चन क्या हो गया हमारे पास, सॉल्व हो गया। बताइए भैया क्या मसले की बात थी, बच्चे बच्चे सॉल्व कर लेते हैं भाई, बच्चे बच्चे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, जल्दी से बताओ भाई। क्वेश्चन सबको पल्ले पड़ता है, कोई मसले की बात, कोई परेशानी की बात, कोई प्रॉब्लम की बात, क्लियर है सबको, सबको क्लियर है भाई, कोई मसला इसके बोलिए। भाई हमारे पास जो यहाँ पे आंसर आया, चूंकि ये 1 आ रहा है तो आप 1 को उल्टा करके रखो, 1 को सीधा करके रखो, तो 1 1 ही रहेगा ना। अभी आपके पास ये आंसर जाहिर सी बात है एपी के अंदर आया है, आप इसको जब एचपी में कन्वर्ट करवाओगे तब भी आंसर 1 ही रहेगा एचपी के अंदर भी, क्योंकि एपी का रेसिप्रोकल एचपी होता है, तो अभी आंसर ऑब्वियसली एपी के अंदर ही हमारे पास आया है। तो भाई देखो एचपी को सॉल्व करने का पैटर्न क्या होता है कि एचपी का कभी भी आपको क्वेश्चन गिवन होगा, रिमेंबर दिस थिंग, एचपी का अपना कोई फॉर्मूला नहीं है सिवाय हार्मोनिक मीन के, उसको आगे चल के डिस्कस करेंगे हार्मोनिक मीन को। तो एचपी का अपना कोई फॉर्मूला नहीं होता, एचपी का कभी भी क्वेश्चन आएगा हमेशा उसको आप एपी में कन्वर्ट करके एपी के फॉर्मूलाज पे सॉल्व करके अपना आंसर निकालते हो, और जब आंसर फाइनली आ जाता है तो वो एपी का आंसर होता है, तो उसको आप वापस रिवर्ट बैक करवाते हो या रेसिप्रोकल लेते हो, तो आपका एचपी में हो जाता है। ये सिंपल सी स्ट्रेटेजी है एचपी की, बहुत सिंपल सी, बहुत आसान सी। क्लियर है मेरा प्यारा बेटा, ये हमारा खाली बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है एचपी रिलेटेड, और ये क्वेश्चंस पेपर में बेतहाशा पूछे जा रहे होते हैं हमारे पास, है ना भैया। तो ये तो हमने बेसिक सा काम डिस्कस कर लिया बहुत तरीके से। अच्छा, अब बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द मीन कॉन्सेप्ट, मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और डिस्कस करूंगा, दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट कॉन्सेप्ट जो पेपर के अंदर बेतहाशा आ रहा होता है। अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट नस्ट के अंदर, फास्ट के अंदर, और स्पेशली आईबीएस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये क्वेश्चन बाकी जगहों के हिसाब से ज्यादा कहाँ पे इन्वॉल्व हो सकता है, नस्ट के ऊपर, यूईटी के अंदर, फास्ट के ऊपर। तो बेटा नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग डेसिमल्स का टॉपिक नस्ट में, फास्ट में, आईबीए के अंदर बेतहाशा पूछा जाता है। अब देखो इनके मायने क्या होते हैं भाई, ऐसे पर्टिकुलर नंबर्स जो डेसिमल के बाद क्या हो रहे होते हैं, हमारे पास रिपीट हो रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कभी आपके सामने लिख दूं 0.33333333, ये कैसा नंबर कहलाएगा, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहलाएगा, ये रिकरिंग डेसिमल्स का नंबर कहलाएगा। रिकरिंग डेसिमल्स का मतलब ही क्या है कि भाई वो तमाम नंबर जो हमारे पास क्या हो रहे हैं, जो हमारे पास रिपीट हो रहे हैं, जो हमारे पास क्या हो रहे हैं, बार बार रीअकर हो रहे हैं, डेसिमल के बाद क्या क्या हुए जा रहे हैं, रीअकर हुए जा रहे हैं, तो ऐसे नंबर्स को क्या कहा जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग या फिर रिकरिंग डेसिमल। जैसे 0.33333 है तो इसको 1/3 कहते हैं। अब देखो इनको लिखने का एक पैटर्न और होता है, आपने पता नहीं कभी इस तरह के क्वेश्चंस को देखा हो ना देखा हो, कि 2.12 के ऊपर एक डॉट आ गया। अब बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता इसका आंसर कैसे निकालना है। अब पेपर के अंदर क्वेश्चन क्या आएगा, ये क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा कि सॉल्व या सिंप्लीफाई 2.12 और 12 के ऊपर ये डॉट बना हुआ है। इसका मतलब क्या है, देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन समझोगे तो आपको बात पूरी समझ में आएगी। देखो इसका मतलब ये है कि भाई 2.1 के बाद जिस डिजिट के ऊपर ये डॉट बना हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि ये डिजिट नंबर ऑफ टाइम्स क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अब किसी को भी नहीं पता कितनी बार रिपीट हो रहा है, मगर इसका मतलब क्या है, बेतहाशा दफा रिपीट हुए जा रहे हुए जा रहे हुए जा रहे। तो इस तरह से नंबर को लिखने से बहुत बेहतर क्या होता है, साइंटिस्ट ने बोला कि भाई इसको इस तरीके से लिख देते हैं, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को एक पैटर्न के ऊपर फिक्स कर दिया कि यार देखो कभी भी आपके पास लिखा हुआ कहीं पे आ रहा हो 0.4444444444, वो कितना बुरा लगेगा। उससे बेहतर क्या है कि मैं कैसे लिख दूं इसको, 0.4 पे एक डॉट बना के लिख दूं। तो भाई इस डॉट का मतलब क्या होगा कि एग्जामिनर या बंदा खुद ही समझ जाएगा, ये जो मैथमेटिशियन होगा वो खुद ही समझ जाएगा कि भैया ये जो स्पेसिफिक नंबर है ये नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है। सही है ना, आपने ऐसे बहुत दफा नंबर्स देखे होंगे, नहीं देखे तो फॉर एग्जाम्पल एक और बता देता हूँ। लेट सपोज मैं कहता हूँ आपके पास आ रहा है 1.23 और 3 के ऊपर मैंने डॉट बना दिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ओरिजिनली ये नंबर क्या होगा, ओरिजिनली ये नंबर होगा 1.3333333333 एंड सो ऑन। तो ये इतना भोंडा सा नंबर लगेगा अगर मैं इस तरीके से लिख दूं। तो मैथमेटिशियंस ने क्या बोला कि भैया नंबर को अच्छी तरीके से लिखने का तरीकेकार क्या है
कि मैं इस नंबर के ऊपर एक स्पेसिफिक डॉट बना दूं। इस डॉट का मतलब क्या होगा कि भाई ये पर्टिकुलर नंबर जो है ना, ये आफ्टर डेसिमल नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर रहा है, बहुत ज्यादा रिपीट कर रहा है। आप कभी कैलकुलेटर के ऊपर भी जाके अगर 9999999 लिखेंगे ना, तो वो उसको खुद ही वन पे कन्वर्ट कर देगा। या कभी भी आप कैलकुलेटर पे जाकर 0.999999 लिखेंगे, उसको एक स्पेसिफिक डिजिट के ऊपर कन्वर्ट कर देगा कैलकुलेटर। इसका मतलब क्या होता है कि भाई कभी भी कोई नंबर अगर बार बार रीअकर हो रहा हो, बार बार रिपीट हो रहा हो, तो उसको एक स्पेसिफिक उसके ऊपर हम कन्वर्ट कर देते हैं। अब वापस आते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि यार हमारा यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। हमारे पास अक्सर पेस्टर नस्ट में, फास्ट में, आईबीए में, यूईटी के अंदर वो तमाम यूनिवर्सिटीज जहां पे कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, वो एक क्वेश्चन देते हैं और ये बहुत मजे का क्वेश्चन होता है। एग्जामिनर करता क्या है कि आपको जो है ना ये डिजिट दे देगा। फॉर एग्जाम्पल ये 2.12 डॉट आपको दे दिया और आपसे कहेगा इसको सिंप्लीफाई करो, सॉल्व करो। इसका मतलब क्या है कि भैया आपको इसका सम निकालना है, आपको इसकी इक्विवेलेंट सम की अमाउंट बतानी है, फ्रैक्शन के अंदर लिख लो या इसको नॉर्मल वे में लिख लो। सही है ना? आपको ये बताना है कि भाई किसके बराबर है, आसान भाषा में हमें ये बताना है कि भाई ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर है। अब देखो एक नॉर्मल पैटर्न तो ये होगा कि मैं क्या करूं, यहाँ पे सम का कॉन्सेप्ट अप्लाई करूं, जीपी का, एपी का, कोई भी ब्ला 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 ब्ला, वो जो आपने इंटरमीडिएट साइड पे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखा होगा। मगर यहाँ पे हम क्या करेंगे, शॉर्टकट यूज करते हैं। शॉर्टकट बहुत ही मजे का है। शॉर्टकट क्या है, मुझसे अगर पढ़ रहे हो ना तो भैया एक शॉर्टकट्स के ऊपर हमेशा बात लेके चलेंगे ताकि हमारा टाइम क्या हो, बहुत सेव हो जाए। शॉर्टकट क्या है कि देखो डेसिमल से पहले का जो भी नंबर है, डेसिमल से पहले का जो भी नंबर है वो आपने सबसे पहले तरीके से लिख देना है। डेसिमल से पहले का जो भी नंबर है वो आपने सबसे पहले आपने तरीके से लिख दिया भाई, यहां तक किसी बच्चे को कोई मसला। डेसिमल से पहले वाला नंबर कौन सा है, 2, हमने उसको लिख दिया। सही है ना? फिर डेसिमल के बाद के जो नंबर्स हैं उनके लिए मैंने ये डिवीजन का सिंबल बनाया, क्योंकि हमें क्या करना है, ये डेसिमल बेस जो आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आ रहा है, रिकरिंग डेसिमल का नंबर आ रहा है, हमें इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने की शॉर्टकट क्या है कि भाई देखो डेसिमल से पहले का पहला स्टेप क्या है, ये पहला स्टेप है कि डेसिमल से पहले वाला जो नंबर है उसको तरीके से लिख दिया। अब देखो डेसिमल के बाद वाले नंबर्स को, डेसिमल के बाद जो भी कंप्लीट नंबर्स हैं, बहुत तरीके से देखिएगा, डेसिमल के बाद जो भी दोनों नंबर्स हैं, जो जितने भी नंबर्स हैं डेसिमल के बाद, उनको सबसे पहले लिख दो। डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स हैं उनको एज इट इज एक दफा लिख दो। लिख दिया, कोई मसला इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम की बात सर, कोई भी मसले की बात नहीं है। फिर माइनस का साइन लगाओ। क्या लगाओगे, माइनस का साइन। क्या लगाओगे, माइनस का साइन। जिस टर्म के ऊपर डॉट नहीं है, जिस टर्म के ऊपर डॉट नहीं है उसको लिख दो। किस टर्म पे डॉट नहीं है, 1 के ऊपर डॉट नहीं है, 1 को लिख दिया। और डिवीजन में क्या होगा, ये और भी इंपॉर्टेंट है भैया। डिवीजन के अंदर क्या होगा, देखो डिवीजन के अंदर जितने तुम्हारे पास नंबर्स रिपीटिंग है भाई, जिनके ऊपर डॉट होता है उसका मतलब क्या हो, रिपीटिंग नंबर्स हैं। तो जितने भी तुम्हारे पास रिपीटिंग नंबर्स हैं उतने 9 आते हैं। क्या कहा, डिवीजन के अंदर क्या होगा, तुम्हारे पास जितने भी रिपीटिंग नंबर्स हैं, जितने भी रिपीटिंग नंबर्स हैं उतने क्या आएंगे, 9 आएंगे। यहाँ पे कितने रिपीटिंग नंबर्स हैं, एक ही रिपीटिंग नंबर है, एक ही नंबर पे डॉट आ रहा है ना, तो एक ही 9 आएगा। कितने 9 आएंगे, एक ही 9 आएगा। और जितने नॉन रिपीटिंग नंबर्स हैं, यानी कि डेसिमल के बाद जिनके ऊपर डॉट नहीं है, जो नॉन रिपीटिंग नंबर्स हैं, उतने 0 आते हैं। उतने क्या आते हैं, 0 आते हैं। ये दोबारा पूरी चीज बता देता हूं, एक लिखवा देता हूं, एक शॉर्टकट लिखवा देता हूं कि भाई पहला स्टेप क्या है। पहला स्टेप ये है कि डेसिमल से पहले वाले नंबर को लिखना है। इसको कहीं पे नोट डाउन बाद में कर लीजिएगा कि डेसिमल से पहले वाले नंबर को सबसे पहले लिखना है। सही है ना? सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप ये है कि डेसिमल के बाद वाले, आफ्टर डेसिमल नंबर सारे लिखो। आफ्टर डेसिमल सारे नंबर्स लिखो, उसमें से माइनस करवा दो। क्या माइनस करवा दो, नॉन रिपीटिंग नंबर्स को, नॉन रिपीटिंग नंबर्स को। और डिवीजन में क्या करना है, डिवीजन में जितने रिपीटिंग नंबर्स हैं उतने 9 आएंगे, और जितने नॉन रिपीटिंग नंबर्स हैं उतने 0 आएंगे। सही है ना भैया? अब इसको सिंप्लीफाई करवा दोगे, अब इसको क्या करवा दोगे, सिंप्लीफाई। सही है ना? अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिंप्लीफाई कैसे करवाओगे, देखो ये 2 का 2 एज इट इज, 12 में से 1 गया, 11 बच गया, नीचे 90 का 90 एज इट इज। फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करवाओगे, बचपन में होल फ्रैक्शन फॉर्म पढ़ी थी, 9 2 क्या होता है, 18, तो 180 प्लस का 11 क्या बन जाएगा भाई, देखो 90 है ना, तो 90 इंटू 2 क्या बन जाएगा, 90 इंटू 2। बचपन में ये होल फ्रैक्शन फॉर्म पढ़ी भी होगी यार, ये आप लोगों ने क्लास 3 क्लास 4 के अंदर ये वाली फॉर्म कैसे करते हैं इसको, 5 4 20, 20 प्लस का 3 क्या बन गया, 23 डिवाइडेड बाय 5 ना, ये होल फ्रैक्शन फॉर्म जो होती है। तो यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, 90 इंटू 2 180 बन गया। 180 के अंदर तुम 11 का इजाफा करोगे तो क्या बन जाएगा, 191 बन जाएगा। तो 191 डिवाइडेड बाय 90 इस क्वेश्चन का आंसर है। यानी कि 2.12 रिपीटिंग के ऊपर इसका आंसर क्या है, 191 डिवाइडेड बाय 90। मुझे मालूम है भी पहला क्वेश्चन है, कंफ्यूज हो गए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आइए एक और क्वेश्चन देखेंगे बात समझने के लिए। जरा इस क्वेश्चन को देखो, देखो मैंने क्या बताया, बहुत सिंपल सी मैंने बात बताई है, परेशान होने की जरूरत नहीं है भाई, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। डेसिमल से पहले जो भी नंबर आ रहे हैं उसको एक दफा एडिट लिख दो। लिख दिया, कोई मसला इसमें।
डेसिमल से जो पहले नंबर आ रहा है इसको देखो, डेसिमल से पहले वाले नंबर को लिख दिया, फिर डिवीजन का सिंबल लगाओ, लगा दिया। अब इसको देखो, आफ्टर डेसिमल नंबर्स को लिखो। आफ्टर डेसिमल कितने नंबर्स हैं? दो नंबर्स हैं, दोनों को लिख दो उठा के, 2 3 का 2 3 आ गया। माइनस का साइन लगाओ, देखो माइनस का साइन लगा दिया। अब क्या एनआर का मतलब क्या है? नॉन रिपीटिंग नंबर्स को लिखो। नॉन रिपीटिंग नंबर्स यहाँ पे कौन सा है? सिर्फ 2 है। नॉन रिपीटिंग नंबर यहाँ पे कौन सा है? सिर्फ 2 है, तो 2 का 2 आ गया, सही है। डिवीजन के अंदर देखो, डिवीजन में इसके क्या लिखा है मैंने? जितने रिपीटिंग नंबर्स हैं उतने 9। यहाँ पे कितने रिपीटिंग नंबर्स हैं? एक ही रिपीटिंग नंबर है। कितने रिपीटिंग नंबर्स हैं? एक ही रिपीटिंग नंबर है, जिसके ऊपर डॉट आ रहा है इसका मतलब कि रिपीटिंग नंबर है, रिपीट हो रही है। तो कितने आएंगे? 9। सिर्फ एक 9 आएगा। जितने रिपीटिंग नंबर्स होते हैं उतने 9 आते हैं। और यहाँ पे देखो कितने नॉन रिपीटिंग नंबर्स हैं? जितने नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं उतने 0 आते हैं। कितने नॉन रिपीटिंग नंबर्स हैं आफ्टर डेसिमल? एक ही है, 2 है, सही है ना। कितने नंबर्स हैं? एक ही है, और वो कौन सा है? दूसरा है ना भैया, तो इतने 0 आ जाएंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करवा दो, क्या बन जाएगा? 1 का 1, 23 में से 2 निकालूंगा, 21 बचा, नीचे 90 का 90। सिंप्लीफाई करवा दो, 90 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 90 का 90, और 90 प्लस का 21 क्या हो जाएगा? 90 में अगर जाहिर सी बात 10 का इजाफा करूंगा 100, और 100 में 11 का इजाफा 111, तो क्या बन जाएगा? 111 डिवाइडेड बाय 90। तो ये इस क्वेश्चन का क्या आ गया? आंसर आ गया विद इन सेकंड्स के अंदर, चुटकी बजा के भैया आया, चुटकी बजा के। मुझे मालूम है भाई कंफ्यूज चल रहे होगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आइए एक और क्वेश्चन देखेंगे बात समझने के लिए। इधर देखो भैया, बेतहाशा नस के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, बेतहाशा फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये बेसिक मैथ्स में भी आता है मेरा बेटा, एडवांस मैथ्स में भी आता है। क्या कह रहा है एग्जामिनर? इस क्वेश्चन को देखो, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी अभी। क्या कह रहा है? 2.123 के ऊपर आपके पास डॉट्स आ रहे हैं, इसका मतलब क्या भाई? 2 3 क्या है? रिपीटिंग नंबर है। आइए सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करोगे भैया? सबसे पहले 2 का 2 आपने लिखा, जो भी डेसिमल से पहली वाली चीज है उसको पहले लिख दिया, फिर डिवीजन का सिंबल बनाया। फिर क्या करोगे? आफ्टर डेसिमल जितने भी नंबर्स हैं ना उनको एक दफा लिख दो। कितने आफ्टर डेसिमल नंबर्स हैं? 1 2 3 लिख दिया। माइनस के साइन के बाद जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा सिर्फ वो लिखा जाएगा। कौन सा नंबर रिपीट नहीं हो रहा है? 1 रिपीट नहीं हो रहा है, उसको लिख दिया, सही है ना। डिवीजन के अंदर देखो, जितने रिपीटिंग नंबर्स होते हैं उतने 9 आते हैं। कितने रिपीटिंग नंबर्स हैं यहाँ पे? बेटा बेटा 2 रिपीटिंग नंबर्स हैं, तो कितने 9 आ जाएंगे? 2 9 आ गए। और जितने नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं उतने क्या आते हैं? उतने 0 आते हैं, तो उतना 0 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करवा दो। कैसे सिंप्लीफाई करवाओगे भाई? ये 990 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दो तो क्या बन जाएगा? 990 इंटू 2। भाई बेसिक मैथ्स है, देखो कैलकुलेटर अलाउ नहीं होना चाहिए। अगेन कह रहा हूँ, कोई बच्चा नया बैठा हुआ है, खुदारा कैलकुलेटर को अगर इस्तेमाल करो तो बेटा अपने आप को नालायक और निकम्मा तरीन बनाओगे आप। कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना आपने, क्योंकि ये एनईटी के अंदर नहीं आएगा, पहले बता रहा हूँ। ये अच्छी यूनिवर्सिटीज के अंदर आता है जहां पे कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, सही है ना। तो 0 2 0 हो गया, 9 इंटू 2 18 का 18, 8 का 8, एक कैरी, सही है ना भैया। फिर 9 2 18 और एक 19 हो गया, तो क्या बन गया? 1980। 1980, और यहाँ पे देखो 123 में से एक माइनस करोगे तो क्या बन जाएगा? 122 हो जाएगा। तो 1980 में क्या करना है? 122 का इजाफा कर दीजिए, तो क्या बन गया? 2 का 2, 8 और 2 10 का 0 और 1, 9 और 1 10 और 1 11 का 11 और 1, तो क्या बन जाएगा? 2102। तो क्या बन गया हमारे पास? 2102 डिवाइडेड बाय 990। सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। बताइए भाई क्या मसले की बात है इसके अंदर, क्या प्रॉब्लम की बात है? बताओ भाई, बात पल्ले पड़ती है नहीं पड़ती है? बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही है? जल्दी से बताओ भाई, बात पल्ले पड़ती है कि नहीं पड़ती है? हाँ भाई, सबका रिप्लाई चाहिए मुझे। बात पल्ले पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है? अब क्लियर हो गया? पहले जो इतना कंफ्यूज हो गए थे, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जल्दी से बताओ भाई, बात पल्ले पड़ती है कि नहीं पड़ती? हाँ भाई, बात पल्ले पड़ गई कि अभी भी मसला हो रहा है किसी को? बताओ भाई, बात पल्ले पड़ती है कि नहीं पड़ती? जल्दी से बताओ बेटा, सबको क्लियर होता है कि नहीं होता? जल्दी से बताओ, शाबाश, बात पल्ले पड़ गई सबको। मैं 2 क्वेश्चंस लिख रहा हूं आप लोगों के लिए। ये 2 क्वेश्चंस किसके लिए हैं? आप लोगों के लिए। आप लोग मुझे सॉल्व करके बताएंगे 2 क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा। शाबाश, जल्दी से। तमाम बच्चों से मेरा रिप्लाई है। तो भाई क्या आंसर आएगा हमारे पास? कैसे निकालोगे? क्या पैटर्न है भैया? क्या शॉर्टकट बताया मैंने आपको? बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को दिया। क्या दिया भैया? कि भाई सिंपल तरीके से क्या कॉन्सेप्ट है कि डेसिमल से पहले जो भी नंबर आएगा उसको उठा के सबसे पहले लिख दोगे, सही है ना भैया। फिर डेसिमल के बाद वाले जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उनको आपने सिंपल लिख देना है। 5 6 9 7 यहां पर आ गया, ओके। माइनस करवा दोगे नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स को। कौन से नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स हैं? सिंपल यहाँ पे 56 है। डिवीजन में क्या होगा? डिवीजन में देखो, जितने आपके पास रिपीटिंग नंबर्स होंगे उतने आपके 9 आ जाएंगे, जितने नॉन रिपीटिंग नंबर्स होंगे उतने 0 आ गए। अब इसको बैठ के सिंप्लीफाई करवा दो, क्या मसले की बात है इसके अंदर? भाई 9900 को जब मैं सिंप्लीफाई करवाऊंगा किससे? 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा। किसको किससे मल्टीप्लाई करवाना है? 9900 को। तो 99 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है? आई गेस 1980। ऐसा ही है भैया, क्या बन जाएगा मेरे पास? चेक कर लीजिए ना। हाँ, 9 2 18, हाँ सही है, वही चीज बन रही होगी ना, कोई मसले की बात नहीं है। क्या हो गया मेरे पास? सिंपल तरीके से ये हो गया हमारे पास, अल्लाह भला करे, 19800 हो जाएगा खाली, ओके। और 5697 में से 56 को अगर मैं माइनस करवाऊंगा तो 97 माइनस का 56 क्या होता है? ये 41 हो जाएगा, तो 5641 हो गया। क्या हो गया? 41
641। सिंप्लीफाई करवा दो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 4 का 4, 8 और 6, 8 और 6 मेरे पास क्या हो जाएगा भैया, 6 और 8 हमारे पास 14 का 4, और अगेन एक कैरी, 10 और एक 5 और एक 2, तो 25441, तो क्या बन गया 25441। और नीचे डिवीजन में क्या आ जाएगा 9900, ये इसका आंसर हो गया। इसका आंसर कैसे निकाल लोगे भैया, सिंपल है यार ये भी, कि भाई देखो 23 डेसिमल से पहले जो भी नंबर आ रहे हैं वो 23 का 23 आ गया, आगे क्या हो जाएगा, आगे डेसिमल के बाद वाले नंबर्स को लिखोगे और माइनस करवा दोगे नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स को, करवा दिया सर जी। अब क्या करें, अब डिवीजन के अंदर जाओगे, जितने आपके पास रिपीटिंग डेसिमल्स हैं उतने 9 आ जाएंगे, जितने नॉन रिपीटिंग नंबर्स हैं वो उतने 0 आ जाएंगे। तो 900 को 23 से अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो जाहिर सी बात है 9 इंटू 23 किसके बराबर हो जाएगा, 9 इंटू 23 207, 207 के बराबर, सही है ना भैया। तो ये हो जाएगा मेरे पास 207 और 2 0 आ गए, और 459 माइनस का 45, 59 में से अगर मैं 45 को माइनस करवाऊं तो इट विल बिकम समथिंग अराउंड किसके बराबर, 14, और 4 414, 414 डिवीजन के अंदर डाल दो, ओ सॉरी प्लस करवा दो उनका, क्या बन जाएगा 7 4, 7 और 4 में इजाफा कर दीजिए, 7 3 10 होता है, 4 का क्या हो जाएगा 11 का 11, एक कैरी, एक का एक और दो का दो, तो 21114 आना चाहिए, तो 21114 डिवाइडेड बाय 900 मेरा इसका आंसर आ गया। बताइए भाई इसमें क्या मसले की बात थी। तो भाई ये क्वेश्चंस मैंने आपको दो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए थे, बताओ भाई इसमें क्या प्रॉब्लम है, किसी बच्चे को इसमें कोई मसले की बात, कोई परेशानी की बात, कोई प्रॉब्लम की बात, कोई मसले की बात, सिंपल है भैया, सबको क्लियर है, सबको क्लियर है भैया, सबको क्लियर है, यहाँ तक की बात पल्ले पड़ती है सबको, ये बात कोई मसले की बात इसके अंदर, किसी बच्चे को कोई परेशानी की बात। देखो मेरा बेटा, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है, इस कॉन्सेप्ट को समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पेपर के अंदर बेतहाशा आते हैं। अक्सर हमारे पास डिफरेंट सीरीज के क्वेश्चंस बेतहाशा पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। तो आइए जरा इसको भी देख लेते हैं, डिफरेंट सीरीज के मायने क्या है। भाई फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास नॉर्मल नंबर्स की सीरीज आ रही है, मैं आपसे क्या कहता हूं, मेरे पास एक नॉर्मल नंबर्स की क्या आ रही है, सीरीज आ रही है। देखो नॉर्मल नंबर से मुराद क्या है, नॉर्मल नंबर से मुराद ये कि मेरे पास वन से एक पर्टिकुलर सीक्वेंस, एक पर्टिकुलर सीरीज स्टार्ट हो रही है, फॉर एग्जांपल 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5 अप टिल किसी भी स्पेसिफिक अमाउंट तक के नंबर्स जा रहे हैं, सही है ना। मैं आपसे क्या कहता हूं कि भाई मेरे पास कभी भी नंबर्स अगर वन से स्टार्ट हो रही है, वन से स्टार्ट हो रही है और किसी भी स्पेसिफिक अमाउंट तक के नंबर्स जा रही है और मुझसे कहा जाता है इनका सम निकालना है, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, इनके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है इसकी जनरल टर्म का, और आप किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है हमारे पास सिंपल तरीके से n इंटू एन प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। यानी कि कभी भी अगर मेरे नंबर्स वन से स्टार्ट हो रहे हो, मैं बार बार एक जुमला रिपीट कर रहा हूं, खुदा रहे जुमले को समझिएगा, ये कॉन्सेप्ट आपने अपने पास सीरीज के कॉन्सेप्ट के ऊपर चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर मैथ्स में पढ़ा हुआ है, सही है ना। और पंजाब बोर्ड में इसको चैप्टर नंबर 4 के साथ ही मर्ज करके पढ़ाया जाता है, केपी के बोर्ड और कश्मीर बोर्ड में भी कॉन्सेप्ट मौजूद है, फेडरल के बच्चों ने भी अपनी D1 D2 की किताबों के अंदर इस कॉन्सेप्ट को बेसिक लेवल में पढ़ा हुआ होता है, कि भाई देखो अगर मेरे नंबर्स की सीरीज कहां से स्टार्ट हो रही है, वन से स्टार्ट हो रही है अप टिल किसी भी स्पेसिफिक अमाउंट तक, और ये प्लस के, मुझे सिंपल तरीके से क्या कहा जाता है कि नंबर्स को आपको ऐड करके बताना है कि भैया इनका सम क्या होगा, या इनके स्पेसिफिक अमाउंट तक का इनके सम की वैल्यू क्या है। तो भाई वन से अगर ये नंबर की सीरीज स्टार्ट हो रही है अप टिल किसी भी एन अमाउंट तक, तो किसके बराबर फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2 के, सही है ना। अच्छा याद रखिएगा, इसको लिखने का एक और तरीका भी होता है, मैं इसको ऐसे करके भी लिख सकता हूं सिग्मा एन की फॉर्म में। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये सिग्मा क्या होता है, सर ये तो हमें कभी आता ही नहीं है, सिग्मा किसे कहते हैं। देखो सिग्मा के बेसिक मायने क्या होते हैं, समीशन, समीशन क्या होता है यानी कि सम। अब देखो यहाँ पे दो चीजें होती हैं, इसको इधर समझ लो कि भाई समीशन के अंदर जो नीचे वाली चीज होती है ना, ये बताती है आपकी स्टार्टिंग वैल्यू को, क्या बताती है मेरा बेटा, आपकी स्टार्टिंग वैल्यू को, कि आपकी जो सीरीज है वो स्टार्ट कहां से हो रही है। और ये जो ऊपर वाली वैल्यू होती है डिफाइन कर रही होती है कि आपकी सीरीज कहां तक जाएगी, आपकी सीरीज कहां तक जा रही है, उसकी नंबर ऑफ टर्म्स कहां तक की है, उसके लास्ट डिजिट कहां तक है, उसकी एंडिंग मोमेंट्स कहां तक है। और जो समीशन के अंदर यहाँ पे वैल्यू होती है ना, ये आपको टाइप ऑफ सीरीज को डिफाइन कर रही होती है, किसको डिफाइन करती है, टाइप को। मेरा बेटा इस तरीके से कभी भी कोई बंदा आपको नहीं पढ़ाएगा, इस तरीके से बता रहा हूं आपको, ये बहुत सिंपल लेवल पे आपको बता रहा हूं कि भाई समीशन के मायने क्या होते हैं, कि भाई समीशन क्या होता है, समीशन के अंदर जो यहाँ वाली चीज होती है आपको स्टार्टिंग वैल्यू बताती है, यहाँ की जो समीशन के ऊपर वाली चीज होती है इधर की आपको एंडिंग वैल्यू बताती है, और समीशन के सामने जो भी वेरिएबल लिखा हुआ होता है वो बेसिकली आपको डिफाइन कर रहा होता है किस टाइप की सीरीज आ रही है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कभी भी नॉर्मल नंबर की जो सीरीज होगी ना, वो कैसे डिफाइन की जाएगी, ये नॉर्मल नंबर की जो सीरीज है ना, इसको मैं ऐसे करके डिफाइन कर रहा हूँ कि 1 इंटू एन इंटू एन। इसका मायने क्या है, इसके मायने ये है कि भाई मैं समीशन ले रहा हूं, मैं सम ले रहा हूं
n नंबर की सीरीज का, n का मतलब क्या है कि सिंपल नंबर्स हैं, सिंपल नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, यानी कि इस पे कोई स्क्वायर नहीं है, कोई क्यूब नहीं है, सिंपल नंबर्स हैं। और ये कहां तक जा रही है, किसी स्पेसिफिक अमाउंट n तक जा रही है, सही है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस वन डिवाइडेड बाई टू के बराबर। इसी तरीके से अगर मैं इसको थोड़ा सा और डिफाइन कर दूं, मैं आपसे कहता हूं कि यार लेट सपोज मेरे पास एक और नंबर्स की सीरीज है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे क्या कहता हूं, मेरे पास एक और नंबर्स की सीरीज है, और ये कैसी आ रही है भैया, मेरे पास लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं कि अल्लाह भला करे मेरे पास सिंपल तरीके से इवन नंबर्स की सीरीज आ रही है। किसकी आ रही है, इवन नंबर्स की सीरीज। तो भाई इवन नंबर्स की सीरीज के अंदर क्या होता है कि इवन नंबर्स की सीरीज के मायने क्या है कि भाई इवन टर्म्स की सीरीज है। किसकी सीरीज है, इवन टर्म्स की। यानी कि हमारे पास क्या हो रहा है भैया, मेरे पास ये सारी की सारी इवन टर्म्स होंगी, यानी कि 2 प्लस का 4 प्लस का 6 प्लस का 8, और ये कहां तक जा रही है, अगेन ये एन तक जा रही है, किसी भी स्पेसिफिक अमाउंट तक जा रही है। तो इसके अंदर बेसिकली इसकी शॉर्टकट क्या होता है, इसका शॉर्टकट फॉर्मूला होता है सिंपल तरीके से एन इंटू एन प्लस वन के बराबर, सही है ना। इसकी स्टार्टिंग वैल्यू देखो क्या है, 2 है, क्योंकि वन मेरे पास इवन नंबर नहीं होता, वन क्या है, ऑड नंबर है, सही है ना। तो इसकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, 2 से स्टार्ट हो रही है। अच्छा, इसी तरीके से मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास क्या आ रही है, ऑड नंबर की सीरीज। बेटा इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि ये भी मैं आगे चल के इसके क्वेश्चन आपको कुछ करने को दिखाऊंगा, तो आपको पता चलेगा क्यों मैं कह रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये। इसी तरीके देखो मेरे पास ऑड नंबर की सीरीज आ रही है। अब ऑड नंबर की सीरीज क्या है कि भाई फॉर एग्जाम्पल 1 से स्टार्ट हो रही है, 1 प्लस का 3 प्लस का 5 प्लस का डॉट 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 टिल अप टिल एक स्पेसिफिक नंबर तक जा रही है, ऑड नंबर्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है सिंपल एन स्क्वायर के बराबर। अच्छा भैया, इसी तरीके से मेरे पास लेट सपोज सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द एन नेचुरल नंबर की सीरीज आ जाती है। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, यानी कि स्क्वायर बेस्ड नॉर्मल की सीरीज। फॉर एग्जाम्पल कैसे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टिल एन का स्क्वायर। या फिर अगर मैं आपसे कभी कह दूं सम ऑफ द क्यूब ऑफ द एन नेचुरल नंबर्स की सीरीज आ जाए। भाई ये तीन सीरीजेस बेतहाशा इंपॉर्टेंट है, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली। अगली मैं क्या कह रहा हूं, सम ऑफ द क्यूब ऑफ एन नेचुरल नंबर्स की सीरीज है, यानी कि सिंपल नेचुरल नंबर्स है। नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, 1 से स्टार्ट होने वाले, सही है ना भैया। तो इसकी सीरीज आ रही है। और ये कैसी सीरीज है कि भाई 1 का क्यूब, यानी कि पूरी सीरीज कैसी है, क्यूब की है। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब अप टिल एन के क्यूब तक। तो जरा बात समझिएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, स्क्वायर बेस एन नेचुरल नंबर्स की जो सीरीज होती है, इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल सा, इसका फॉर्मूला बहुत ही मासूम सा। किसके बराबर होता है भैया, ये बराबर होता है हमारे पास सिंपल तरीके से एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस का वन और डिवाइडेड बाय 6 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, डिवीजन के अंदर 6 के बराबर होता है। वाइल ऑन दी अदर एंड क्यूब की जो सीरीज होती है, ये किसके बराबर होती है, ये बराबर होती है एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू के होल स्क्वायर के ऊपर। अब जरा मेरी बात समझिएगा, देखो मैं बिल्कुल बोर्ड नहीं करना चाह रहा, इनफैक्ट अगर मुझसे पढ़ने के लिए कभी भी आ रहे हो बेटा, मैं बोर्ड नहीं करना चाहता, सही है ना। मैंने सिंपल यहाँ पे 6 फॉर्मुलाज लिखे हैं, 5 फॉर्मुलाज लिखे हैं। इन 5 में से मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 3 फॉर्मुलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला फॉर्मूला कौन सा है, सम ऑफ द एन नेचुरल नंबर की सीरीज का। इस सीरीज का एक और नाम क्या होता है मेरा बेटा, इस सीरीज को कहते हैं सम ऑफ द एन नेचुरल नंबर्स की सीरीज। क्या कहते हैं, सम ऑफ द एन नेचुरल नंबर्स की सीरीज। ये सीरीज की खास बात क्या है, देखो इस सीरीज की खास बात ये है कि ये सीरीज 1 से स्टार्ट हो रही है। क्या, कहां से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है। कहां तक जा रही है, किसी भी स्पेसिफिक अमाउंट तक जा रही होगी, किसी भी स्पेसिफिक नंबर तक जा रही होगी, 100 तक, 25 तक, 20 तक, 10 तक, 50 तक, 60 तक, 70 तक, कहीं तक भी आ सकती है। कभी भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, उसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या कहलाता है मेरा बेटा, ये फॉर्मूला कहलाता है सम ऑफ दी एन नेचुरल नंबर्स की सीरीज का फॉर्मूला। क्या कहते हैं इसको, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। अब देखो दूसरी सीरीज जो मैंने यहां पे लिखी है किसकी है, सम ऑफ दी स्क्वायर की। यानी कि कभी भी अगर आपके पास नेचुरल नंबर की सीरीज स्क्वायर बेस फॉर्म पे आ जाए, जैसे 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, अगेन ये देखो स्टार्ट कहां से हो रही है, 1 से, क्योंकि नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर की सीरीज है, तो स्टार्ट हमेशा कहां से होगी, 1 से। अगर 1 से स्टार्ट होगी तभी ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, अगर 1 से स्टार्ट नहीं हो रही तो इनमें से कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, पहले बता रहा हूं मैं आपको। ये जो तीनों सीरीज है इनके लिए बहुत कैटेगोरिकली मैं आपको डिफाइन कर रहा हूं कि बेटा इन तीनों सीरीज की कंडीशन क्या होती है, इनका स्टार्टिंग पॉइंट 1 से होना चाहिए, क्योंकि इन तीनों सीरीज का जनरल टर्म फॉर्मूला है, ये इन तीनों सीरीज का जो जनरल
टर्म फॉर्मूला है, ये किसके लिए है? ये है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द एन नेचुरल नंबर, या सम ऑफ द क्यूब ऑफ एन नेचुरल नंबर, या सम ऑफ द सिंपल नेचुरल नंबर की सीरीज। तो गौर से देखो इन तीनों सीरीज को, गौर से देखो कि पहली सीरीज क्या है, 1 से स्टार्ट हो रही है किसी भी स्पेसिफिक अमाउंट तक, एक सिंपल नंबर की सीरीज है कि पहले 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, अप टिल किसी भी अमाउंट तक जारी होगी। फिर ये स्क्वायर वाली जो सीरीज है क्या डिफाइन कर रही है कि भाई 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, किसी भी स्पेसिफिक अमाउंट के स्क्वायर तक जारी होगी। फिर ये क्यूब वाली सीरीज क्या डिफाइन कर रही है कि देखो 1 से स्टार्ट हो रही है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, अप टिल किसी भी स्पेसिफिक अमाउंट के क्यूब तक जारी होगी। ये इनके सिंपल फॉर्मूलाज हैं। अच्छा, ये दो सीरीज में हमेशा अलग से लिखवाता हूं मेरा बेटा, ये इवन नंबर की सीरीज और ऑड नंबर की सीरीज, तो इनको भी आपको मालूम होना चाहिए, अक्सर इनके फॉर्मूलाज पेपर में पूछ लिए जाते हैं अलग से। तो भाई पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, अलग से भी क्वेश्चन आ जाएगा। नहीं तो बेटा मैं जरा आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ नस्ट में कैसे क्वेश्चन आते हैं, या फास्ट के अंदर ये क्वेश्चन इसके कैसे आते हैं। आइए जरा देखते हैं, बात को समझते हैं। भाई अभी हमने फॉर्मुलाज तो देख लिए ना, फॉर्मुला सारे बच्चों ने देख लिए, अब जरा देखते हैं इसके क्वेश्चंस पेपर में कैसे आते हैं। भाई बड़े मजे के क्वेश्चन आते हैं इस कॉन्सेप्ट के। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं, मेरे पास एक बड़ा मजे का क्वेश्चन है, मैं आपसे क्या कहता हूं भैया, मैं आपसे कहता हूं कि हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, एग्जामिनर कहता है कि भैया फॉर एग्जाम्पल आपको क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड दी सम ऑफ दी 1 से स्टार्ट हो रहा है अप टिल 20 तक जा रहा है, और आपको इसका सम निकालना है। पेपर में एक क्वेश्चन, ये बहुत पेपर में आ जाता है। अच्छा मैंने एक चीज यहाँ पे डिफाइन करना भूल गया, उसको डिफाइन कर देता हूं। मान लीजिए यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक चीज जो मैंने यहाँ पे डिफाइन नहीं करी, दोबारा एक और चीज डिफाइन कर देता हूँ कि भाई इस वाली सीरीज को लिखने का एक और पैटर्न क्या होता है, इस तरीके से लिख दिया जाए कि भाई 1 से स्टार्ट हो रही है, कैसी सीरीज है, सिंपल एन नंबर्स की सीरीज है, और कहां तक जा रही है, एन अमाउंट तक जा रही है। तो इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी मैं डिफाइन करवा सकता हूँ। सिमिलरली ये जो स्क्वायर वाली टर्म्स है, इसको लिखने का एक और तरीका क्या है, इसकी समीशन को, सिंबल को, इसको फॉर्मूले की फॉर्म में लिखने का तरीका कि देखो 1 से स्टार्ट हो रही है, और सीरीज कैसी है, मेरे पास स्क्वायर बेस्ड सीरीज है, सीरीज कैसी है, स्क्वायर बेस्ड है, कहां तक जा रही है, एन अमाउंट तक जा रही है। तो फॉर्मूले को एक और तरीके से लिखने का, यानी कि उसको फॉर्मूले को पर्टिकुलरली वेरिएबल के अंदर लिखने का तरीका इस तरीके से होता है। इसी तरीके से देखो अगर मैं इसको एक और तरीके से डिफाइन करवाना चाहूं तो क्या करवा दूंगा, देखो नीचे वाली वैल्यू का डिफाइन कर रही है, कहां से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है, कहां तक जा रही है मुझे नहीं पता, कहां तक जा रही है, एन अमाउंट तक जा रही है, और सीरीज मेरी कैसी है, कैसी है सीरीज, क्यूब की टर्म्स की सीरीज है, तो क्यूब आ गया यहाँ पे, सही है ना। इसको लिखने का एक पैटर्न ये भी होता है। अब देखो पेपर में इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे, असल चीज तो ये ना कि हमें ये पता चले कि पेपर में कैसे आएगा। अगर क्वेश्चन पेपर में हमें यही नहीं पता कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, हम कुछ नहीं कर सकते। तो आइए देखिए मेरे पास एक पहला क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आपको फास्ट में, नस्ट के अंदर, प्यास के अंदर, एनईडी में भी इनफेक्ट मिलेगा इस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि एग्जामिनर को पता है बच्चे को कैलकुलेटर में भी सॉल्व करना नहीं आता इसको, सही है ना। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखो हमेशा के एग्जामिनर ने टर्म कैसी दी हुई है, आपको एग्जामिनर ने क्या कहा हुआ है, इसको पढ़ना सीखो कि आपकी समीशन कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, कहां तक जा रहा है, 20 तक जा रहा है, और सीरीज कैसी है, सिंपल एन की है। सिंपल एन का मतलब क्या है, सिंपल सम ऑफ द एन नेचुरल नंबर की सीरीज आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या होगा, क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2, यानी कि सिंपल एन नेचुरल नंबर की सीरीज का फॉर्मूला जो होता है उसको अप्लाई करवाना है। तो भाई मेरे पास एन किसके बराबर है, देखो ये एन किसके बराबर है, 20 के, 20 तक जाना है ना, तो सिंपल तरीके से जहां जहां एन आ रहे हैं वहां 20 डाल दीजिए, क्या बन जाएगा, 20 इंटू 20 प्लस का 1 21 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 का 2, सिंप्लीफाई कर दो, तो 2 टेंजर क्या हो गया 20, 10 इंटू 21 क्या हो जाएगा भाई 21, 10 से अगर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन गया 210, यानी कि विद इन सेकंड्स में आपका आंसर आ गया कि भाई 1 से लेके 20 तक के जो नंबर्स हैं इनका सिंपल सम क्या होगा, 210 के बराबर होगा। सिंपल इज दैट, सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरीके से अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं, भाई ये वाली बात पल्ले पड़ गई, कोई मसला इसके अंदर, हमने कोई मुश्किल बात नहीं करी इसके अंदर, दोबारा रिपीट कर देता हूं किसी बच्चे को प्रॉब्लम अगर हो। भाई देखो सिंपल आपको क्या डिफाइन कर रहा है, ये जो वेरिएबल क्या डिफाइन कर रहा है कि भाई आपके पास सिंपल एन नेचुरल नंबर की सीरीज आ रही है। इसका मतलब ही क्या, मैंने आपको बताया ना क्या डिफाइन कर रहा है, सिंपल एन नेचुरल नंबर की सीरीज आ रही है ना भैया। तो आपको मालूम है सिंपल एन नेचुरल नंबर की सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। तो आपको एन की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन के अंदर, क्या गिवन है भैया, एन की वैल्यू किसके बराबर है, 20 के बराबर। तो जहां जहां एन आ रहा था वो 20 पुट कर दिया, सिंप्लीफाई करोगे आंसर आ जाएगा। एक चीज तो ये हो गई। अच्छा दूसरे नंबर के ऊपर जो बड़ी काम की बात है, हमेशा याद रखिएगा अगर ये सीरीज 1 से स्टार्ट हो रही है तभी ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता था, वरना ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता था, सही है ना। अच्छा अब देखो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बात समझने के लिए। लेट सपोज मुझसे एग्जामिनर कहता है कि भाई समीशन एन स्क्वायर, और यहाँ पे कह देता है फॉर एग्जाम्पल 10 है, सही है ना। अब देखो एग्जामिनर कहते हैं बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि सीरीज कहां से स्टार्ट हो रही है, 1 से, कहां तक जा रही है, 10 तक जा रही है, और ये सीरीज कैसी है, एन स्क्वायर बेस्ड है, यानी कि नंबर ऑफ स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर बेस्ड टर्म की सीरीज है। हमें मालूम है भैया स्क्वायर बेस्ड टर्म की सीरीज का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, स्क्वायर बेस्ड टर्म की सीरीज का फॉर्मूला बराबर होता है हमारे पास सिंपल तरीके से, क्या फॉर्मूला होता है,
n इंटू एन प्लस का 1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाय 6 के बराबर। हमें मालूम है कि भैया कभी भी सम ऑफ द एन नेचुरल नंबर के स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाए तो किसके बराबर होता है, n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाय 6 के बराबर होता है। सिंपल तरीके से यहां पे लिख दिया। अब क्या करेंगे, आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे। कैसे सिंप्लीफिकेशन करेंगे, देखो n की वैल्यू क्या गिवन है आपको 10, तो जहां जहां n आ रहा है वहां 10 डाल दीजिए। क्या बन जाएगा, इधर भी 10 आ गया, इधर क्या हो जाएगा n प्लस का 1, 10 प्लस का 1 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 2n+1 है ना, तो 10 2 20, 20 प्लस का 1 क्या होता है 21 के बराबर होता है। नीचे 6 का 6 एज इट इज, आगे सिंप्लीफाई कर दीजिए, क्या बन जाएगा 2 3 6, 2 5 10, 3 1 3 और 3 7 क्या होता है भैया 21 होता है, 3 7 सिंप्लीफाई हो गया। 5 11 क्या हो गया 55, 55 को 7 से मल्टीप्लाई करवा दो, 55 इंटू 7 क्या हो जाएगा 5 इंटू 7 35, 35 का 35, 5 इधर 3 इधर, 5 7 35 का 35, 36 37 38। तो सिंपल तरीके से क्या आंसर आ गया 385 के बराबर आंसर आ गया। यानी कि 1 से लेके 10 तक के नंबर्स अगर स्क्वायर बेस सीरीज के अंदर आ रहे हैं तो उसका आंसर किसके बराबर है 385 के बराबर है। सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। क्लियर है मेरा प्यारा बेटा, यहां तक की बात, आई होप यहां तक की बात सबको क्लियर है। यहां तक किसी बच्चे को कोई मसला, कोई परेशानी, हमारे किसी शागिर्द को यहां तक कोई मसले की बात, तो जरा एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए मुझे। अगर मैं आपसे कहता हूं, अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4, अब टिल कहां तक जा रहा है, ये पर्टिकुलर जा रहा है n तक जा रहा है, और इसका आपको सम गिवन है किसके बराबर 45 के बराबर, सही है ना, इसका आपको सम गिवन है किसके बराबर 45 के बराबर। तो मुझे जरा सोच के बताइएगा, देन 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 n का क्यूब किसके बराबर होगा। ये क्वेश्चन नस्ट में भी आया हुआ है, ये क्वेश्चन यूईटी में भी आया हुआ है, ये क्वेश्चन आईबी और फास्ट के अंदर भी आया हुआ है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जल्दी से बताओ कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तमाम बच्चों से रिप्लाई है मेरा, शाबाश जल्दी से बताओ। अच्छा भाई, इस क्वेश्चन को देखो सॉल्व कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा अपने माइंड को यूज करना पड़ना था। कैसे, कि भाई देखो एग्जामिनर ने आपसे चालाकी करी हुई है, यहाँ पे सिंपल सिर्फ चालाकी करी हुई है। कैसे, कि भाई देखो एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि सम ऑफ द एन नेचुरल नंबर्स की सीरीज क्या है 45, उसका सम बराबर है, सही है ना। आपसे एग्जामिनर कह रहा था सम ऑफ द क्यूब ऑफ द एन नेचुरल नंबर की सीरीज का बताओ आंसर क्या होगा। देखो हमें ये बात मालूम है कि मेरे पास n नेचुरल नंबर्स की सीरीज क्या होती है, n नेचुरल नंबर्स की सीरीज, यानी कि n नेचुरल नंबर की सीरीज का मुझे आंसर किसके बराबर गिवन था, मुझे गिवन है वो 45 के बराबर। किसके बराबर गिवन है 45 के बराबर, है ना भैया, 1 से लेके अप टिल एक स्पेसिफिक अमाउंट तक मुझे किसके बराबर गिवन है 45 के बराबर गिवन है। और एग्जामिनर मुझसे पूछ क्या रहा था, मुझसे पूछ रहा था भैया क्यूब की टर्म्स का बताओ आंसर किसके बराबर होगा। हमें इस चीज को बेसिकली क्या करना था, फाइंड करना था। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे भाई, अगर आपने गलती से सिंपल एन नेचुरल नंबर्स की सीरीज का फॉर्मूला देखा हो तो वो क्या है, वो है n इंटू एन प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। और जो क्यूब की सीरीज होती है इसका फॉर्मूला किसके बराबर होता है, इसका फॉर्मूला बराबर होता है भैया सिंपल n इंटू एन प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 2 के होल स्क्वायर के। तो याद रखिएगा भाई ये वाला क्वेश्चन पेपर में बेतहाशा आता है, क्यों, क्योंकि देखो आपके पास जो सिंपल एन नेचुरल नंबर की सीरीज होती है उसका फॉर्मूला अगर ये है, और सिंपल जो क्यूब वाली सीरीज है उसका फॉर्मूला ये है, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि भैया मेरे पास जो सम ऑफ दी क्यूब ऑफ दी एन नेचुरल नंबर्स की सीरीज है इसका एक फॉर्मूला ये भी तो बन सकता है कि भाई अगर मैं एन नंबर्स की सीरीज का स्क्वायर कर दूं, अगर मैं एन नंबर्स की सीरीज का स्क्वायर कर दूं तो मेरे पास बेसिकली क्या आ जाएगा, क्यूब की सीरीज का सम आ जाएगा। ऐसा ही है ना, जरा गौर से बात समझो मैंने क्या कही, कि भाई देखो अगर मेरे पास सिंपल एन नंबर्स की सीरीज का फॉर्मूला ये है और क्यूब की सीरीज का फॉर्मूला ये है, तो भाई क्या मैं इस फॉर्मूले को ऐसे नहीं लिख सकता कि क्यूब की सीरीज का सम किसके बराबर होगा, कि अगर मेरे पास सिंपल नंबर्स की सीरीज का सम आ जाए मैं उसका स्क्वायर ले लूं तो बेसिकली किसके बराबर होगा, क्यूब की सीरीज के सम के बराबर होगा। तो आपने कुछ भी नहीं करना था इस क्वेश्चन में, आपने सिंपल तरीके से 45 पे क्या कर देना था, स्क्वायर कर देना था। तो 45 का स्क्वायर जो होगा वो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और 45 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2025 के बराबर होता है, या है ना भाई 2025 के बराबर ही होगा 45 का स्क्वायर, नहीं तो चेक कर लीजिए, इधर से चेक कर लीजिए भैया, मैंने वरना आपसे कहा है कि आपको फेमस नंबर्स के स्क्वायर और क्यूब याद होने चाहिए। तो क्या बन जाएगा 5 5 25 का 5 2 कैरी, 5 4 20 का और 2 का इजाफा 22 का 22 बन गया, क्रॉस का क्रॉस आ गया, अगेन 5 4 20 का 0 और 2 का इजाफा 4 4 16 17 18 बन गया। सिंप्लीफाई कर दो, 5 का 5 2 का 2 8 और 2 10 और 1 का 1 2025 बन गया। तो क्या बन गया 2025 बन गया। सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, सॉल्व हो जाएगा। मुझे बताइए इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम की बात है, क्या मसले की बात है भैया, क्वेश्चन सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। सही है ना भैया, क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। भाई मुझे बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम थी, सिंपल सा क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है भैया, सही है ना भैया।
सिंपल तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, बस आपको अगर फॉर्मूलाज आते हो। देखो भाई, इसीलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, बार बार रिपीट करता हूँ कि बेटा कभी भी मुझसे कोई भी चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया करो, हमेशा उस चैप्टर से पहले 5 से 6 पेजेस छोड़ दो, और उस चैप्टर में मैं जितने फॉर्मूला, जितनी शॉर्टकट, जो भी चीज पढ़ाऊं ना, उस जब चैप्टर हमारा एंड हो जाए तो आपने करना क्या है, उन चैप्टर से पहले जो आपने 5 से 6 पेजेस छोड़े हुए थे ना, वहां पे हेडिंग वाइज तरीके से तमाम फॉर्मूलाज को, शॉर्टकट्स को कॉपी करते जाओ। उससे फायदा क्या होगा कि बेटा आपकी अपनी हैंड रिटन जो है ना एक फॉर्मूला शीट तैयार हो जाएगी, आपको किसी फॉर्मूला शीट की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो जो फॉर्मूला शीट होगी ना, वो इतनी इंपॉर्टेंट होगी, आपकी जिंदगी भर काम आ रही होगी, वो जिंदगी भर काम आ रही होगी। मेरा बेटा डायरेक्टली बहुत दफा 99% टाइम डायरेक्टली फॉर्मूलाज पेपर में पूछे जा रहे होते हैं, बहुत दफा सिंपल क्वेश्चंस के अंदर बेसिक फॉर्मूला यूटिलाइज हो रहे होते हैं। इस तरीके से हमें कुछ बेसिक बातों का आइडिया होना चाहिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन $1 बिलियन का है, $1 बिलियन का। आप में से बहुत से बच्चों ने फर्स्ट लेवल में भी ऐसे क्वेश्चंस देखे भी होंगे, और अगर नहीं देखे भी तो कोई मसले की बात नहीं है, थोड़ा सी अकल को यूज करना है। मैंने क्लास के अंदर बतेरी दफा इस क्वेश्चन का जिक्र किया। अब आप बोलेंगे कैसे किया सर? मैं मेरा बेटा मेरी आदत है, मैं घुमा फिरा के बहुत सारी बातों का जिक्र कर रहा होता हूँ, तो इस क्वेश्चन का मैं जिक्र बहुत दफा क्लास में ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो आपको मसला नहीं होना चाहिए, सही है ना? गलत तरीके से कोई बच्चा सॉल्व नहीं करेगा, सबको आइडिया हो जाएगा किस तरीके से सॉल्व होगा। लेट सपोज मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, 11 का क्यूब कर लो, चलो इसे क्यूब के साथ आया था पेपर के अंदर। 11 का क्यूब है, आगे है 12 का क्यूब, और आगे मेरे पास आ रहा है 13 का क्यूब, और आगे डॉट 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 अप टिल 20 का क्यूब। एग्जामिनर कहता है कि भैया इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ। क्या कह रहा है एग्जामिनर? इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ। क्या है भैया? 11 का क्यूब है, फिर उसके आगे क्या है? 12 का क्यूब है, 11 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब प्लस 13 का क्यूब अप टिल 20 का क्यूब। हमें इन टर्म्स का सम निकालना है, सही है ना? या इसको इस तरीके से भी पेपर के अंदर अक्सर फास्ट के अंदर और यूईटी साइड के ऊपर आईबी के अंदर एक दफा एक क्वेश्चन इस तरीके से भी आ चुका है कि यहाँ पे 11 लिखा हुआ था, यहाँ पे 20 लिखा हुआ था, और आगे एन क्यूब लिखा हुआ था, और एग्जामिनर कह रहा था बताइए इसका आंसर किसके बराबर होगा। एग्जामिनर क्या कह रहा था? बताइए इसका आंसर किसके बराबर होगा। तो जल्दी जरा सोच के बताओ कैसे सॉल्व करेंगे। इजीली सॉल्व कर सकते हो, वैसे कोई मसले की बात नहीं है, थोड़ा सा जहन यूज करोगे सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, क्या पैटर्न था? देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक स्ट्रेटेजी को अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे? कि भाई देखो, हमें ये बात मालूम है कि कभी भी आपके पास सम ऑफ द एन नेचुरल नंबर की सीरीज का कोई भी फॉर्मूला हो, चाहे स्क्वायर बेस्ड हो, चाहे क्यूब बेस्ड हो, चाहे नॉर्मल हो, वो हमेशा 1 से स्टार्ट हो रहा होता है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या फनकारी करी हुई है कि 11 से मेरी सीरीज स्टार्ट हो रही है। अब मैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता फॉर टाइम बिंग, क्योंकि भैया मुझे मालूम है कि यार मेरे पास जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो तो उस सूरत में अप्लाई होगा कि अगर मेरी सीरीज 1 से स्टार्ट हो रही होती। यहाँ पे सीरीज कहां से स्टार्ट हो रही है? 11 से। यानी कि मेरी देखो क्वेश्चन मुझे क्या गिवन है, मुझे क्वेश्चन गिवन है 11 से मेरी स्टार्ट हो रही है सीरीज अप टिल 20 तक, है ना भैया? और क्यूब बेस की सीरीज आ रही है। तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी को अप्लाई करूंगा, जरा गौर से देखिएगा मेरा बेटा, हम एक स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी क्या होगी कि भाई मैं एक काम करता हूं ना यार, मैं 1 से लेके 20 तक के नंबर्स जो कि क्यूब की सीरीज के अंदर आ रहे हो, मैं पहले उनका सम निकाल लेता हूं, और उसको माइनस करवा देता हूं 1 से लेके 10 तक के नंबर्स को क्यूब की सीरीज के। क्या आप ये बात पिक कर सकते हैं भैया? भैया वही मिसाल हो गई ना यार। आप लेट सपोज एक दुकान के ऊपर गए, उस दुकान वाले से आपने 60 रुपीज के कर्लीज के चिप्स ले लिए। लेट सपोज आपने किसके चिप्स ले लिए? कर्लीज के चिप्स ले लिए 60 रुपीज के। तो रिमेनिंग अमाउंट क्या बचेगी भाई? 100 में से अगर 60 को माइनस कर दोगे तो 40 जो आपकी अमाउंट होगी रिमेनिंग होगी। सिंपल इज डेट ना। तो भाई अगर मुझे 11 से लेके 20 तक के नंबर्स का सम चाहिए तो मैं क्या काम कर सकता हूं भाई? मुझे मालूम है मैं 11 से लेके 20 तक अगर डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकता, तो अल्लाह मियां ने जो इतना बड़ा मुझे भेजा दिया है, मैं उस भेजे को यूज करते हुए एक स्ट्रेटेजी को यूज कर लेता हूं कि पहले मैं 1 से लेके 20 तक के नंबर्स का, मैं 1 से लेके 20 तक के क्यूब के नंबर्स का सीरीज निकाल लेता हूं, सम निकाल लेता हूं, और उसमें से 1 से लेके 10 तक के नंबर्स को माइनस करवा देता हूं। 1 से लेके 10 तक के नंबर्स का सम अलग निकाल के उसमें से माइनस करवा देता हूं। तो अल्टीमेटली मेरे पास जो सम आ जाएगा वो कहां से लेके कहां तक का होगा? 11 से लेके 20 तक का होगा। सिंपल इज डेट भैया। बच्चे बच्चे कर सकते हैं, अगर आपको स्ट्रेटेजी आती होगी तो क्या कर सकते हैं भैया? हम लोग सिंपल तरीके से 1 से लेके 20 तक के नंबर्स का पहले सम निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे भैया? क्यूब का फॉर्मूला हम सबको आता है, क्या होता है? ये होता है n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। बाहर क्यूब का क्यूब एज इट इज। चूंकि हम 20 तक का पहले सम निकालना चाह रहे हैं, 1 से लेके 20 तक के तमाम नंबर जो क्यूब के अंदर आते हैं उनका सम निकालना चाह रहे हैं, तो भैया सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा 20 इंटू 20 प्लस का 1 क्या होता है? 21 डिवाइडेड बाई 2 का 2 बाहर होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। सही है ना भैया? क्या हो जाएगा भैया? 2 टेंजर क्या होता है? 20 के बराबर होता है। तो 10 इंटू 21 क्या हो जाएगा? 210 हो जाएगा।
और 210 का क्या लेना है हमें, स्क्वायर लेना है। तो 210 का स्क्वायर निकाल लीजिए। अगर डायरेक्टली आपको नहीं आता तो भाई डायरेक्टली 21 का स्क्वायर ले लो, 2 जीरो लगा दोगे। बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट है मेरा बेटा। जीरो को कभी जरूरी नहीं है कि आप जीरो को गिनो, क्योंकि जीरो जीरो ही होता है ना भैया। तो मेरे पास क्या करना है, 210 का अगर मुझे स्क्वायर लेना है तो मैं क्या करता हूँ, 21 का स्क्वायर ले लेता हूँ। क्या हो जाएगा भाई, 21 का स्क्वायर तो वैसे भी आप लोगों को याद होना चाहिए। 21 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 441 के बराबर होता है ना भाई, 441 के बराबर होता है। तो मेरे पास सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा, 441 और 2 जीरो के 2 जीरो आ जाएंगे। आप डायरेक्टली निकालना नहीं चाहते, आप बेसिक में भी करना चाहते हो, और बेसिक में भी सॉल्व कर लो इस तरीके से कि जीरो 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 हो गया, जीरो वन दर जीरो, जीरो टू दर जीरो। फिर इस तरीके से चलते जाओगे तो आप उस तरीके से भी निकाल सकते हो, कि मसले की बात नहीं है, बात एक ही पड़ेगी आपको। सही है ना। या फिर एक आसान स्ट्रेटेजी पता है, मैं देखो साथ साथ मैं आपको बेसिक मैथ्स की तैयारी भी करवा रहा हूँ। देखो अगर आपको 210 का स्क्वायर निकालना है ना, तो स्क्वायर जो जीरो है ना, ये जीरो को आप कैंसिल कर दो, जीरो को खत्म कर दो फिलहाल के लिए। आप सिंपल 21 का स्क्वायर ले लो। 21 का स्क्वायर क्या होता है, 441 होता है। तो भैया 441 21 का स्क्वायर होता है। सही है ना, 441 क्या होता है, 21 का स्क्वायर। तो एक जीरो आपके पास पहले से था, और चूंकि आपके पास यहाँ पे स्क्वायर ले रहे हो, तो एक जीरो क्या हो जाएगा आपके पास और आ जाएगा। तो सिंपल क्या बन जाएगा, ये 44100 बन जाएगा। तो हमारे पास ये आ गया 1 से लेके 20 तक के नंबर्स का सम, जो कि क्यूब के अंदर है। अब हम क्या करेंगे, 1 से लेके 10 तक के नंबर्स का सम ले लेंगे जो कि क्यूब के अंदर है, ताकि हम क्या कर सकें, दोनों को अल्टीमेटली माइनस करवा सकें। सिंपल इज दैट भैया। तो 1 से लेके 10 तक के नंबर्स अगेन क्यूब के अंदर है, तो हम सिंपल फॉर्मुला क्या अप्लाई क्या करेंगे, अब 1 से लेके 10 तक के नंबर का सम निकालना है, तो क्या बन जाएगा, अगेन फॉर्मुला यूज करेंगे, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू वाला। सही है ना, बाय स्क्वायर का स्क्वायर एज इट इज। अब की बारी में देखो मेरे पास n नंबर क्या है, मेरे पास कहां तक का मुझे सम निकालना है, 10 तक का सम निकालना है। तो क्या बन जाएगा, 10 का 10, 10 प्लस का 1 क्या होता है, 11 होता है। डिवीजन के अंदर 2 का 2 बाय होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो 2 5 दर क्या हो गया 10, 5 इंटू 11 क्या हो जाएगा 55। तो 55 का स्क्वायर ले लिया जाएगा। क्या ले लेंगे भैया, सिंपल तरीके से 55 का इंटू 11 किसके बराबर आ जाएगा, 55 के बराबर आ गया। अब 55 का स्क्वायर ले लीजिए। 55 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, मुझे नहीं आता भैया, सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई करके चेक कर लेते हैं। 55 का स्क्वायर क्या होगा, 5 5 25 का 5 2 कैरी, 5 5 25 और 2 का इजाफा 26 27 हो गया, क्रॉस का क्रॉस लगा दिया। अगेन 5 5 25 का 5, 2 का इजाफा, और फिर 5 5 25 20 27 हो गया। सही है ना भैया। सिंप्लीफाई कर दो, 5 का 5, 7 और 5 किसके बराबर होता है, 12 के बराबर होता है ना, 2 का 2 1। तो 7 और 3 10 का 10 और 1 3025 के बराबर। तो 3025 दोनों को आपस में माइनस करवा देंगे तो आंसर आ जाएगा भैया। तो 44100 में से अगर 3025 को मैं माइनस करवा दूं, किसमें से, 44100 में से अगर मैं 3025 को, तो 5 और 2 का 2, 0 का 0, 3 का 3, इनको माइनस करवा दीजिए। क्या बन जाएगा भैया, ये हो जाएगा मेरे पास, अल्लाह भला करे अल्लाह भला करे, 0 इधर 9 आ गया, इधर 10 आ गया, 10 में से 5 गया 5 आया, 9 में से 2 जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 9 में से 2 गए तो 7 बचेगा, और यहाँ पे 0 का 0, और इधर क्या हो जाएगा, 4 में से 1 गया 3 आ जाएगा, सिंपल तरीके से है ना भाई। 4 में से 3 गया तो 1 आ जाएगा, और 4 का 4 एज इट इज। ऐसे ही है भैया। तो आपके पास सिंपल तरीके से आंसर आ जाएगा। किसका आंसर आ जाएगा, 41075। तो मुझे बताइए इसमें क्या मसले की बात आ रही है, क्या प्रॉब्लम की बात आ रही थी भाई, क्या मसले की बात है। सिंपल तरीके से आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। मुझे बताइए ना इसमें क्या मसले की बात है भाई, मैंने आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दिया था। बताओ भाई इसमें क्या प्रॉब्लम थी। सिंपल तरीके से आपका आंसर आ गया, किसके बराबर आंसर आ गया, 41075 के बराबर आपका आंसर आ गया। 41075 के बराबर मेरा आंसर आ गया। किस स्ट्रेटेजी के ऊपर सॉल्व किया हम लोगों ने मेरा बेटा, बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी थी। क्या स्ट्रेटेजी थी हमारी, कि भाई देखो 11 के क्यूब से लेके अगर 20 तक के नंबर्स का मुझे क्यूब निकालना है, तो हमने क्या स्ट्रेटेजी को अप्लाई किया, हमने सिंपल तरीके से एक बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज किया। हमें मालूम है कि यार मैं डायरेक्टली क्यूब बेस्ड टर्म्स का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकता था, तो मैंने यहाँ पे क्या स्ट्रेटेजी यूज करी, कि भाई मैंने कहा कि सबसे पहले मैं 1 से लेके 20 तक के टर्म्स का क्यूब निकाल लेता हूँ। सही है ना भाई, मैं 1 से लेके 20 तक के टर्म्स का क्या निकाल लेता हूँ, क्यूब निकाल लेता हूँ, और उसको मैं अगर माइनस करवा दूं 1 से लेके 10 तक के नंबर से क्यूब के, तो मेरे पास अल्टीमेटली वो आंसर आ जाएगा जो 11 से लेके 20 तक के नंबर्स का सम होगा, उस तरीके से मेरा वो आंसर आ जाएगा। तो हमने इसी स्ट्रेटेजी को हमने फॉलो किया, कि हमने सबसे पहले क्या काम करा मेरा बेटा, हमने सबसे पहले नंबर के ऊपर 1 से लेके 20 तक के नंबर से क्या निकाल लिया, सम निकाला, उसका आंसर निकाल लिया। फिर 1 से लेके 10 तक के नंबर्स का हमने सम निकाल लिया, उसका आंसर आ गया। दोनों को आपस में सबट्रैक्ट करवाया, तो अल्टीमेटली मेरे पास ये वो आंसर आ गया कि जिसके अंदर 11 से लेके 20 तक के नंबर्स मौजूद थे। सही है ना भैया। इस तरीके से मेरा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। मुझे बताइए इसमें क्या मसले की बात है, बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम की बात है। किसी बच्चे को इसमें कोई मसला, कोई परेशानी की बात, कोई प्रॉब्लम की बात, कोई चिंता की बात, कोई मसले की बात, जल्दी से मुझे बताओ भाई क्या मसला है इसके अंदर। कोई प्रॉब्लम की बात, कोई मसले की बात, कोई प्रॉब्लम की बात।
किसी बच्चे ने बोला सर ये क्वेश्चन लेंदी लग रहा है, कैसे सॉल्व होगा? बेटा मुझे बताओ क्या लेंदी है इसके अंदर? बेटा 2 मिनट से भी कम अरसे के अंदर सॉल्व हो सकता है, 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, क्या मसले की बात है? भाई मेरी कैलकुलेशन को मत देखा करो, मेरी कैलकुलेशन तो भाई एज ए टीचर है, मुझे एक एक लफ्ज को लिखना पड़ता है यहाँ पे, सही है ना? आप जब एज ए स्टूडेंट लेवल पे बैठे हुए हो तो आप तो उस फॉर्मुले को थोड़ी बैठ के लिखोगे, फॉर्मुला एक ही बार आपने ऊपर लिख दिया तो फिर डायरेक्टली सॉल्व कर रहे होगे ना यार, विद इन सेकंड्स के अंदर सॉल्व कर सकते हो मेरा बेटा इसको, फिर तो क्लियर है भैया। खाली आपको टेबल्स बेसिक याद होने चाहिए, आप हर चीज को सिंप्लीफाई कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। इस तरीके से हमारी आज की क्लास अपने मंतक की अंजाम पे पहुंचती है। मुझे बताइए अगर किसी बच्चे को कोई मसला है, कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई चिंता की बात है। हाँ भाई बताओ भाई, कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से मुझे बताओ भाई।